ये रहा मेरी संप्रदाय का पहचान चिन्ह, कृपया एक बार देख लीजिए। जिस दिन ज़ियारा लिन फेरी वायलेट स्पिरिट ने उसे औपचारिक रूप से अतिथि प्राचीन घोषित किया था, उसी दिन उसने ये प्रतीक चिन्ह उसे सौंपा था। जायन ने बिना किसी हिचकिचाहट के वह चिन्ह निकाला और वृद्ध साधक की ओर बढ़ा दिया। वृद्ध ने उसे बहुत ध्यान से परखा, फिर अपनी पैनी दृष्टि जायन पर टिकाते हुए बोला, एक्विजिट साउंड संप्रदाय, तुम्हारे संप्रदाय के अतिथि प्राचीन तो केवल दो ही हैं, एक जायन और दूसरा कुटिल आत्मा। दोनों ही प्रायः एकांत साधना में रहते हैं और शायद ही कभी दिखाई देते हैं। बताओ, तुम इनमें से कौन हो? ये सुनते ही जायन का हृदय क्षण भर के लिए कांप उठा, किंतु उसके चेहरे पर शांत मुस्कान बनी रही। मेरा नाम जायन ही है। ये जानकर आश्चर्य हुआ कि साथी दाववादी एक मेरे जैसे गुमनाम भटके हुए साधक का नाम भी जानते हैं। सचमुच प्रभावशाली है। वृद्ध हल्के से हंसा और अप्रत्याशित रूप से अत्यंत विनम्र स्वर में बोला, हे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारा संप्रदाय पूरे बिखरे तारों के समुद्रों में प्रसिद्ध है, विशेष रूप से तुम्हारे संप्रदाय की ज़ियारा लिन। हमारे कुल का युवा स्वामी बहुत समय से उसकी असाधारण सुंदरता को देखने की इच्छा रखता है। यदि संभव हो तो आशा है कि तुम मेरे ये शब्द उस तक पहुंचा दोगे। जायन के चेहरे पर क्षणिक विस्मय झलका। उसने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, युवा स्वामी, आप किसकी बात कर रहे हैं? वृद्ध की आंखों में गर्व की चमक उभरी। हमारे संप्रदाय का युवा स्वामी महान पूर्वज का एकमात्र उत्तराधिकारी है। भले ही अभी बहुत कम लोग उसका नाम जानते हों, किंतु भविष्य में उसका नाम पूरे बिखरे तारों के समुद्रों में गूंज उठेगा। अंदर ही अंदर जायन स्तब्ध रह गया, पर उसने सिर हिलाकर उत्तर दिया, ठीक है, यदि मेरी भेंट संप्रदाय प्रमुख से होती है तो मैं आपके शब्द अवश्य पहुंचा दूंगा। वृद्ध उसके उत्तर से अत्यंत संतुष्ट प्रतीत हुआ। उसने कुछ क्षण और उस प्रतीक चिन्ह को हाथ में घुमाया, फिर उसे लौटाकर बोला, अच्छा, पहचान चिन्ह में कोई समस्या नहीं है, तुम जा सकते हो। जायन ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और बिना जल्दबाजी के आकाश में उड़ता हुआ क्षितिज की ओर बढ़ गया। वृद्ध उसे जाते हुए देखता रहा और उसके चेहरे पर एक विचित्र सी अभिव्यक्ति उभर आई। एक और टकराव की आहट। कोर फॉर्मेशन साधकों के बीच खड़े एक गठीले व्यक्ति ने वृद्ध का चेहरा देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ थी? क्या उसकी पहचान झूठी निकली? वृद्ध ने अपनी दाढ़ी को उंगलियों से मरोड़ा और हथेली में एक हरे ज़ैड की पर्ची प्रकट की। उसकी पहचान में कोई त्रुटि नहीं है। हमारे गुप्तचरों ने बहुत पहले ही एक्विजिट साउंड संप्रदाय के दोनों प्राचीनों के चित्र हमें सौंप दिए थे। उसका रूप बिल्कुल उन्हीं में से एक से मेल खाता है। वह निस्संदेह प्राचीन जायन ही है। यहाँ तक कि यदि वह किसी गुप्त वेश परिवर्तन तकनीक का उपयोग कर रहा होता, तब भी बंदरगाह से निकलते समय वह प्राचीन वान की दृष्टि से नहीं बच पाता। गठीले व्यक्ति ने असंतोष से सूंघा। जब कोई समस्या नहीं थी तो आपने वैसा चेहरा क्यों बनाया? वृद्ध ने क्षण भर बुदबुदाया, फिर गंभीर स्वर में बोला, एक्विजिट साउंड संप्रदाय का ये प्राचीन जायन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मुझे डर है कि यदि हम दोनों भी मिलकर उससे भिड़ें तो शायद विजय हमारे हाथ न लगे। गठीला व्यक्ति चकित रह गया और सिर हिलाने लगा, मानो ढोल पीट रहा हो। यह क्या बात हुई? वह भी तो हमारी ही तरह प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन साधक है, और ऊपर से एक भटका हुआ स्वतंत्र साधक। वह हम दोनों से कैसे तुलना कर सकता है, जिन्हें स्वयं दिव्य पूर्वज के उपदेश बार बार मिले हैं? वृद्ध तनिक भी क्रोधित नहीं हुआ। उसने शांत भाव से समझाया, प्रवर्तनकर्ता लियु, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि यद्यपि हमारी 7 दुष्ट कलाएं सर्वोच्च साधना विधि नहीं मानी जाती, पर हम किसी भी व्यक्ति में मौजूद पाप ऊर्जा को अत्यंत सटीकता से पहचान सकते हैं। उस व्यक्ति में जो पाप ऊर्जा है वह किसी भी कोर फॉर्मेशन साधक में मैंने आज तक नहीं देखी। असंख्य साधक उसके हाथों मारे गए होंगे। गठीले व्यक्ति ने आपत्ति की, तो क्या हुआ? कुछ निम्न स्तरीय साधकों को मारना तो मैं भी कर सकता हूँ। वृद्ध की दृष्टि ठंडी हो गई। वह समान नहीं है। ऐसे मामलों में उत्पन्न पाप ऊर्जा क्षणिक होती है और शीघ्र ही लुप्त हो जाती है, लेकिन उस व्यक्ति की पाप ऊर्जा न केवल घनी है बल्कि अत्यंत शीतल भी है। ऐसी ऊर्जा केवल तब बनती है जब कोई समान या उच्च स्तर के असंख्य साधकों का संहार करे। जब तक वह विशेष गुप्त तकनीकों से इसे शुद्ध न करे, ये पाप ऊर्जा जीवन भर उसका पीछा करेगी। उसकी आंखों में ठंडी चमक कौंधी। इसके अतिरिक्त उसने कुछ अद्भुत तलवार ऊर्जा तकनीकों को भी समझा है, जिससे उसकी पाप ऊर्जा का विस्तार असामान्य रूप से विशाल हो गया है। यदि कोई सामान्य साधक उससे लड़े तो न केवल उसकी मोह और भ्रम तकनीकें निष्प्रभावी हो जाएंगी, बल्कि यदि यह पाप ऊर्जा पूरी तरह मुक्त हो जाए तो विरोधी की युद्ध इच्छा तक कुछ समय के लिए समाप्त हो सकती है। वृद्ध ने धीमे स्वर में जोड़ा, यदि वह हमारी 7 दुष्ट कलाओं का अभ्यास करे तो उसकी प्रगति चौंकाने वाली होगी। स्वाभाविक ही वृद्ध को ये ज्ञात नहीं था कि जायन ने बहुत कम कोर फॉर्मेशन साधकों का वध किया था। उसकी पाप ऊर्जा का वास्तविक कारण सैकड़ों 5वें दर्जे के दानव पशुओं का संहार था। गठीला व्यक्ति कुछ क्षण खाली दृष्टि से देखता रहा, फिर उलझन में बोला, प्रवर्तनकर्ता कांग, क्या आप उसे शिष्य बनाना चाहते हैं? वृद्ध ने शांति से उत्तर दिया,
शिष्य, बिल्कुल नहीं, मुझे केवल ये जानने में रुचि है कि उसने इतनी प्रबल पाप ऊर्जा कैसे संचित की। उसके पास अवश्य कोई रहस्य है। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। क्या अब स्टारफॉल गठबंधन मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने लगा है? जायन की आवाज़ ठंडी और कठोर हो गई थी और उसकी आंखों में असंतोष की स्पष्ट झलक थी। विद्वान सा दिखने वाला अधेड़ साधक तुरंत बोला। उसका स्वर अत्यंत शालीन था, किंतु उसके भावों में कोई ढील नहीं थी। साथ ही दाववादी, कृपया क्रोधित न हों। हमें आदेश मिला है कि स्टार पैलेस के बचे हुए साधकों का पीछा करके उन्हें समाप्त किया जाए। अभी कुछ समय पहले ही हमने एक स्टार पैलेस साधक को घायल किया था, किंतु वह किसी विचित्र तकनीक का प्रयोग करके इसी दिशा में भाग निकला। संयोगवश उसका पीछा करते हुए हम आपसे टकरा गए। हमारे ज्ञान के अनुसार स्टार पैलेस के साधक चेहरा बदलने की तकनीकों में निपुण होते हैं। हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि आपका वर्तमान रूप वास्तविक है या नहीं, इसलिए हमें आपसे अनुरोध करना पड़ेगा कि जब तक वह फरार साधक पकड़ा न जाए, आप हमारे साथ चलें। उसका स्वर भले ही विनम्र था, किंतु उसके शब्दों में जायन को जाने देने का कोई इरादा नहीं झलक रहा था। प्राचीन खजानों की भयानक शक्ति। विद्वान साधक की बात सुनकर जायन चुप हो गया। उसके चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे, जैसे वह मन ही मन अनेक संभावनाओं और उपायों का आकलन कर रहा हो। दोनों धर्मपंथी राइटियस दाव साधक आपस में एक त्वरित दृष्टि का आदान प्रदान कर चुके थे और अब पूरी सतर्कता से जायन पर निगाह रखे हुए थे, मानो किसी भी क्षण वह कुछ अप्रत्याशित कर सकता हो। अचानक जायन मुस्कुराया। उसकी मुस्कान शांत, स्थिर और रहस्यमयी थी। ठीक है, उसने सहज स्वर में कहा। जब मेरे पास तत्काल कोई कार्य नहीं है, तो मैं आप दोनों के साथ चलने को तैयार हूँ। ये सुनते ही दोनों साधकों के चेहरे के भाव ढीले पड़ गए। विशेषकर विद्वान साधक के चेहरे पर संतोष की हल्की झलक उभर आई। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसी क्षण जायन ने आक्रमण कर दिया। उसका दायां हाथ बिजली सी तेजी से आस्तीन से बाहर निकला और बिना किसी ध्वनि के नीली रोशनी की 6 धाराएं गठीले साधक की ओर जा पहुंची। उसी समय जायन ने अपने बाएं हाथ को लहराया और उसकी हथेली में 5 रंगों से चमकती तांबे की पट्टियों की एक श्रृंखला प्रकट हो गई, जो गहरी, दबा दबा कर गूंजने वाली ध्वनि निकालने लगी। तुम हमला करने का साहस करते हो? विद्वान साधक ने तीव्र प्रतिक्रिया दी। जायन को वार करते देख उसने तुरंत अपने मुख से एक चौकोर जादुई खजाना उगल दिया, जो केवल कुछ इंच चौड़ा था। वह पुनर्तः काला था और किसी स्याही की दवात इनकस्टोन जैसा प्रतीत हो रहा था। उधर गठीला साधक भी पीछे नहीं रहा। उसने तेजी से एक सफ़ेद जेड की मुहर छोड़ी, जो उज्ज्वल श्वेत प्रकाश से चमक उठी। जैसे ही वह 6 नीली धाराओं से टकराने जा रही थी, वह जादुई खजाना कई गुना बड़ा हो गया। उसी क्षण विद्वान साधक ने जायन के हाथ में मौजूद तांबे की पट्टियों को देखा और जोर से चेतावनी दी। सावधान, उन तांबे की पट्टियों से बचो। परंतु गठीला साधक उत्तर देने का अवसर भी न पा सका। नीली प्रकाश की वे 6 धाराएं अचानक एक स्पष्ट, घंटी जैसी ध्वनि के साथ 12 समान तलवार प्रकाशों में विभाजित हो गईं। उनमें से 6 एकत्र होकर एक विशाल नीली तलवार में बदल गईं, जिसने प्रचंड शक्ति के साथ सफ़ेद जेड की मुहर पर प्रहार किया। शेष 6 तलवार प्रकाशों ने दिशा बदली और तीव्र गति से एक ओर मुड़ गए। गठीला साधक भयभीत हो उठा। बिना कुछ सोचे उसने झटपट मंत्र मुद्रा बनाई। उसके चारों ओर नीले प्रकाश के गुच्छे फूट पड़े, जिनके भीतर जटिल ताबीज चिन्ह चमक रहे थे। नीला प्रकाश फैलता चला गया और अंततः उसके चारों ओर एक नीली सुरक्षा दीवार बन गई। उसका इरादा जायन की बांस बादल झुंड तलवारों के आक्रमण को सीधे झेलने का था। इसी दौरान विद्वान साधक भी निष्क्रिय नहीं रहा। चेतावनी देने के तुरंत बाद उसने अपने सामने तैरती काली दवात की ओर उंगली से संकेत किया। वह दवात घूमी और उससे घना काला कोहरा निकल पड़ा। पल भर में ही वह कोहरा 10 मीटर तक फैल गया और आसपास स्याही जैसी गंध भर गई। बिना किसी विलंब के विद्वान साधक ने एक और मंत्र मुद्रा बनाई। काला कोहरा सघन होकर 30 काले पक्षियों में बदल गया, जिनमें से प्रत्येक आधे फुट के आकार का था। एक विकराल चीख के साथ वे लाल चमक की झिलमिलाहट लिए जायन की ओर झपट पड़े। जायन ने इस आक्रमण को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसके हाथ में मौजूद तांबे की पट्टियां कुछ बार हिलीं और फिर झिलमिलाती रोशनी के साथ अदृश्य हो गईं। उसी क्षण जायन ने हाथ पलटा और प्राचीन पुष्प टोकरी को बुला लिया। ये देखकर कि जायन उसके आक्रमण से तनिक भी विचलित नहीं हुआ, विद्वान साधक क्रोधित होने के बजाय प्रसन्न हो उठा। उसकी भ्रमकारी स्याही दवात प्राचीन शोधन विधियों से बनाई गई थी। इसे प्राप्त करने में उसने आधा जीवन और अपार संसाधन झोंक दिए थे, किंतु उसे कभी पछतावा नहीं हुआ। इस खजाने के मिलने के बाद समान स्तर का शायद ही कोई साधक उससे पार पा सका था। यहाँ तक कि मध्य कोर फॉर्मेशन साधक भी इसे झेलने में कठिनाई अनुभव करते थे। जब तक लक्ष्य की साधना उससे बहुत अधिक न हो, स्याही कोहरे में घिरते ही वह साधक अपरिहार्य भ्रम जाल में फंस जाता था। विद्वान साधक ने पक्षियों को जायन की ओर उड़ते देख व्यंग्य से हंसते हुए मंत्र पूरा करने ही वाला था कि अचानक उसके कान के पास एक गहरी गूंजती हुई भनभनाहट सुनाई दी। पल भर में
तांबे की पट्टियां उसके हाथों, पैरों और गर्दन पर कस चुकी थीं। जैसे ही वे कसी, उसकी सारी गतिविधियां और जादुई शक्ति पूरी तरह जकड़ गई। उस क्षण विद्वान साधक आतंक से भर उठा। वह उन पट्टियों से सावधान था जो पहले अदृश्य हुई थीं, किंतु उनके प्रकट होने से पहले उसे कोई चेतावनी तक नहीं मिली। ये स्थिति उसकी कल्पना से भी परे थी। उसी समय युद्ध के दूसरे छोर पर नीली रोशनी और श्वेत ऊर्जा आपस में टकराईं। विशाल नीली तलवार और सफेद मुहर के टकराने से भयंकर विस्फोट हुआ। श्वेत ऊर्जा ने नीली रोशनी को दबा दिया और विशाल तलवार कुछ ही क्षणों में बिखर गई। उसी पल शेष 6 नीली तलवार धाराएं पहले ही ताबीज चिन्हों से बने नीले अवरोध तक पहुंच चुकी थीं। मंद धमाकों की श्रृंखला गूंजी। नीला अवरोध हिल गया, झिलमिलाया, परंतु फिर भी वह टिका रहा। ये देखकर ज़ायन को हल्का सा आश्चर्य हुआ। ज़यान ने इस पर थोड़ा आश्चर्य महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि दैवीय शैतान नाशक बिजली के बिना उसकी बांस बादल झुंड तलवारें उन्हें तपाने में कितना कम समय बिताया था, इसके कारण कुछ हद तक शक्ति में कमी थी। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, काले पक्षी उसके सामने आ गए। यद्यपि उनके पास विद्वान व्यक्ति की जादुई शक्ति का समर्थन नहीं था, स्याही पत्थर जादुई खजाना अभी भी उसकी आध्यात्मिक भावना से जुड़ा हुआ था। उनके हमले ने थोड़ा सा भी नहीं घटाया था। ज़यान ने ठंडे से हुंकार भरी और फूलों की टोकरी प्रकाश के साथ खिल गई। प्रकाश उग्र रूप से विस्तारित हुआ और बिना किसी अपवाद के सभी पक्षियों को लिपट लिया। विद्वान व्यक्ति पीला पड़ गया और अविश्वास के साथ चिल्लाया, असंभव! तुम्हारे पास इतने सारे प्राचीन खजाने कैसे हो सकते हैं? एक साधारण साधक के लिए एक प्राचीन खजाना रखना पहले से ही अत्यंत भाग्यशाली होगा। आखिरकार जब भी वे उभरे, अधिकांश प्राचीन खजाने नेसेंट सोल साधकों के हाथों में गिर गए, जिससे कोर फॉर्मेशन साधक के लिए एक पर भी हाथ रखना अत्यंत कठिन हो गया। हालांकि ज़यान को जवाब देने में थोड़ा सा भी रुचि नहीं थी। उसने फूलों की टोकरी को फेंक दिया। फूलों की टोकरी फिर बड़े स्टाम्प ब्लॉक से टकराए और इसे अपनी रोशनी से लिपट लिया। यद्यपि स्टाम्प उग्र रूप से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था, यह बहुत कम सफल था। इसके बाद ज़यान ने फिर अपनी उंगलियों को झटका दिया, बेरहमी से नीले तलवार ऊर्जा की 10 धाराएं संयमित विद्वान व्यक्ति की ओर गोली मार दी। नहीं, विद्वान व्यक्ति केवल आतंक में चिल्ला सकता था, इससे पहले कि उसका शरीर तलवार ऊर्जा के प्रभाव से लड़खड़ाया। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने के साथ उसका जीवन तेजी से फीका पड़ गया। चून की 5 तत्व पट्टियों ने उसके सच्चे सार और खेती को सील कर दिया था, इसलिए उसका विनाश सुनिश्चित था। फिर एक इशारे के साथ 5 तत्व पट्टियां एक चमक के साथ गायब हो गईं, इससे पहले कि ज़यान के हाथ में फिर से प्रकट हों। ज़यान की दृष्टि ठंडे से एक तरफ मुड़ी। पसीने से लथपथ सिर बड़े व्यक्ति ने अपनी स्टाम्प को पुनः प्राप्त करने के प्रयास में एक अवतार इशारा पकड़ा, क्योंकि 6 नीली तलवारें उसकी नीली तावीज़ बाधा पर लगातार हथौड़ा मार रही थीं। निश्चित रूप से उसका प्रयास व्यर्थ था। बड़े व्यक्ति का मन हिल गया था जब उसने देखा कि उसके साथी से कितनी आसानी से निपटा गया था। जब उसने देखा कि ज़यान का ध्यान उस पर स्थानांतरित हो गया, तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर एक ठंडक में टूट गया। उसने अपने दांत पीसे और अचानक नीली रोशनी की एक धारा के रूप में उड़ गया, एक निर्णायक कदम में अपने स्वयं के आत्मा जुड़े जादुई खजाने को छोड़ते हुए। ज़यान ने अपनी आंखें संकीर्ण की और उसकी तांबे की पट्टियां एक बार फिर दृष्टि से गायब हो गईं। एक पल बाद वे भागते हुए व्यक्ति के सिर के ऊपर प्रकट हुईं। बड़ा व्यक्ति अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका, क्योंकि 5 तांबे की पट्टियों ने उसके शरीर पर लॉक किया, उसकी नीली बाधा से गुजरते हुए मानो वहां कुछ भी नहीं था। उसी पल उसके चारों ओर की नीली रोशनी अचानक गायब हो गई, क्योंकि वह आकाश से एक लड़खड़ाहट के साथ गिर गया। ज़यान की आंखों से एक ठंडी चमक चमकी। नीली रोशनी की एक धारा आकाश से गिरी और बड़े व्यक्ति के चारों ओर कई बार घाव लगाई, उसे टुकड़ों में काट दिया। दोनों स्टारफॉल गठबंधन साधक पहले से ही ज़यान के हाथ से मारे जा चुके थे। उस क्षण ज़यान ने सहजता से उनकी भंडारण थैलियां लीं और एक पल के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ उनके माध्यम से देखा, इससे पहले कि शांति से उन्हें दूर रख दिया। जहां तक मास्टरलेस ब्लॉक स्टाम्प और स्याही पत्थर जादुई खजानों की बात थी, ज़यान ने खुद को भी उनकी मदद की। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए ज़यान ने फिर समुद्र की ओर अपना सिर नीचे किया और कहा, साथी दाववादी काफ़ी समय से चुपके से देख रहा है। तुम ताज़ी हवा की सांस के लिए बाहर क्यों नहीं आते? यद्यपि उसकी आवाज़ बहुत तेज नहीं थी, इसे 1 किलोमीटर दूर से स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। ज़यान के पास से समुद्री हवा बही, इससे पहले कि क्षेत्र एक बार फिर मौन में लौट आया। ज़यान ने ये देखकर आह भरी। एक उदास अभिव्यक्ति के साथ उसने एक चिड़चिड़े स्वर में कहा, क्या मुझे खुद समुद्र से आपके सम्मानित स्वयं को बाहर खींचना चाहिए? ज़यान ने अपने छिपने की जगह की खोज की होने के साथ छिपा हुआ व्यक्ति घबराहट में कहने से खुद को रोक नहीं सका, साथी दाववादी कृपया प्रतीक्षा करें, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। लिंग यूलिंग। ज़यान ने व्यक्ति की आवाज़ सुनकर कुछ हद तक आश्चर्यचकित महसूस किया। उसके नीचे का समुद्र लहराया और सफ़ेद रोशनी के साथ चमका, इससे पहले कि समुद्र से धीरे धीरे बाहर उड़ते हुए एक साधक को प्रकट करे।
नए आगंतुक ने स्टार पैलेस के सफ़ेद वस्त्र पहने थे, लंबे काले बाल थे और जेड के साथ एम्बेडेड एक पन्ना हरे हेडबैंड था। व्यक्ति की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होने पर जयान ने थोड़ा आश्चर्य प्रकट किया। व्यक्ति की त्वचा निर्दोष सफ़ेद थी, मोटी गहरी भौहें, नाजुक लाल होंठ, नुकीली आंखें और एक पतली नाक। स्टार पैलेस साधक निस्संदेह सुंदर था, लेकिन जो बात जयान को चौंका दी वह ये थी कि वह ये नहीं बता सकता था कि व्यक्ति एक पुरुष है या एक महिला। यदि यह व्यक्ति एक महिला थी तो कोई कह सकता है कि उसका मुंह एक प्राकृतिक मुस्कान बनाता है और उसकी हर गतिविधि आत्मविश्वास और आसानी का एक निशान ले जाती है। यदि कोई कहना चाहे कि व्यक्ति एक पुरुष था तो कोई कह सकता है कि उसकी सुंदर उपस्थिति एक छिपा हुआ आकर्षण रखती है, जो अन्य पुरुषों के प्रति घातक रूप से आकर्षक साबित होता है। यद्यपि मैं आपका सम्मानित नाम नहीं जानता, मैं आपके बचाव के लिए आभारी हूँ। मैं स्टार पैलेस का बाहरी मामलों का प्रवर्तक लिंग यूलिंग हूँ। जबकि व्यक्ति की आवाज़ सुखद थी, ये पिच में तटस्थ थी। इससे जयान को भौहें सिकोड़ने और आशंका महसूस करने का कारण बना। ये व्यक्ति उसे स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र के शैतानी मार्ग से हार्मोनियस बॉन्ड संप्रदाय के युवा मास्टर तियान की याद दिला रहा था। लेकिन कुछ और विचार के बाद उसने महसूस किया कि वे पूरी तरह से अलग थे। जबकि युवा मास्टर तियान अत्यंत भव्य हो सकते हैं, उनके व्यवहार और आवाज़ स्पष्ट रूप से एक आदमी की थी। जहां तक इस लिंग यूलिंग साथी की बात थी, यद्यपि उसके कार्य एक पुरुष के थे, वह एक अवर्णनीय स्त्रीलिंग आभा रखता था। इसके अलावा उसकी आवाज़ में गहरी चुंबकत्व के साथ उसे एक पुरुष या महिला के रूप में अंतर करना और भी अधिक कठिन था। मैं जयान हूँ। मेरे पिछले कार्यों ने केवल एक मामूली प्रयास लिया। यदि उन्होंने मेरा हाथ मजबूर नहीं किया होता तो मैं उन पर हमला नहीं करता। यद्यपि वह अभी भी चौंका हुआ महसूस कर रहा था, उसने अपने चेहरे पर इसका कोई संकेत प्रकट नहीं किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। लिंग यूलिंग मीठे से मुस्कुराया, आकस्मिक रूप से एक फ्लैटेटिव आकर्षण उत्पन्न करते हुए। जयान ने अपने हृदय को ठंडे से कांपते हुए महसूस किया। चूंकि वह अभी भी नहीं जानता था कि वह एक पुरुष है या एक महिला, वह केवल लिंग यूलिंग की सुंदरता की ओर एक अंधी आंख मोड़ सकता था। लिंग यूलिंग ने विचार में टिमटिमाती आंखों के साथ अपनी मुस्कान वापस ली। फिर उसने गंभीरता से कहा, क्या कारण है कि साथी दाववादी जल्दी में है? क्योंकि वह स्वर्गीय तारा नगर जाना चाहता है। नगर को पहले से ही बंद कर दिया गया होना चाहिए और प्रवेश करना काफ़ी कठिन होगा। यदि साथी दाववादी इच्छुक है तो मुझे आपके बचाव के मुआवजे के रूप में आपको नगर में ले जाने में खुशी होगी। जब लिंग यूलिंग ने यह कहा तो जयान ने कुछ हद तक आश्चर्य महसूस किया, लेकिन कुछ विचार के बाद उसने महसूस किया कि उसने पहले से ही स्टारफॉल गठबंधन के साथ अपने संबंध की कमी प्रदर्शित की थी जब उसने उनके 2 साधकों को मार डाला। जैसे लिंग यूलिंग ने पहल करके उसे एक प्रस्ताव दिया जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता था। जयान ने धीरे धीरे एक उज्ज्वल अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया, मेरा गुफा निवास स्वर्गीय तारा नगर में स्थापित किया गया था और मैं इसकी वजह से वापस लौटने की जल्दी में था। मुझे साथी दाववादी लिंग को परेशानी के लिए धन्यवाद देना चाहिए, अन्यथा मैं नगर में प्रवेश करने में असमर्थ हो सकता था। लिंग यूलिंग ने प्रतिक्रिया में उज्ज्वल मोहक आंखों के साथ खुशी से मुस्कुराया। आप बहुत दयालु हैं। चूंकि साथी दाववादी बिना किसी हिचकिचाहट के उन दोनों को मारने में सक्षम था, इसलिए आपको नगर में प्रवेश करने के लिए स्वाभाविक रूप से किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा स्टार पैलेस आपका स्वागत करता है। हालांकि वे दोनों मेरा पीछा करने में एकमात्र साधक नहीं थे, न ही वे सबसे मजबूत थे। हमें अपने रास्ते पर जल्दी करना चाहिए। जयान चुप रहा और जवाब में सिर हिलाया। दोनों फिर स्वर्ग तारा नगर की ओर प्रकाश की धाराओं के रूप में उड़ गए। रास्ते में जयान ने जिज्ञासा से अन्य साधक की जांच की। चूंकि लिंग यूलिंग के सफ़ेद कपड़े थोड़े ढीले थे, इसलिए जयान बाहर से किसी भी महिला या पुरुष विशेषताओं को बनाने में सक्षम नहीं था। करीब से निरीक्षण करने पर उसने पाया कि लिंग यूलिंग के गले से कोई उभार नहीं था। हालांकि ये निश्चित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि वह एक महिला थी। उसके सर्वोत्तम ज्ञान के लिए कुछ विचित्र खेती कला थी जो किसी के यिन और यांग को उलट देती हैं, किसी के लिंग विशेषताओं के हिस्सों को बदलती हैं। ये व्यक्ति इस तरह की तकनीक की खेती नहीं कर रहा होगा, है ना? जयान ने अजीब तरह से सोचा। जयान की दृष्टि को देखते हुए सुंदर व्यक्ति ने जयान की ओर आकर्षक रूप से मुस्कुराया, जिससे वह शर्मिंदगी में अपना सिर दूर कर दिया। साथ ही दाववादी के पास 2 प्राचीन खजाने हैं और ऐसा लगता है कि स्वर्ग द्वारा पसंद किया गया है। यद्यपि मुझे कई जादुई खजाने देखने का सौभाग्य मिला है, मैंने कभी भी आपकी तांबे की पट्टियों जैसी क्षमताओं वाला कोई नहीं देखा है। मुझे आश्चर्य है कि उनकी उत्पत्ति क्या है। जैसे ही लिंग यूलिंग प्रकाश की एक धारा में उड़ रहा था, उसने किसी कारण से आकस्मिक रूप से जयान के प्राचीन खजानों का उल्लेख किया। जयान ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, ये कुछ भी नहीं है। मेरे पास केवल साधारण साधकों की तुलना में अधिक अवसर रहे हैं। वह इतनी आसानी से सच्चाई को प्रकट नहीं करेगा। हे, लेकिन साथ ही दाववादी ने खुद 2 समान ग्रेड साधकों को मार डाला और संभवतः एक सामान्य चरित्र नहीं हो सकता है।
क्या आप हमारे स्टार पैलेस में शामिल होने में रुचि रखेंगे? मैं आपको एक सिफारिश दे सकता हूँ। ये देखते हुए कि जयान जवाब नहीं देना चाहता था, उसने मुद्दे को नहीं धकेला और इसके बजाय आकस्मिक रूप से विषय को उसे भर्ती करने के लिए बदल दिया। जब जयान ने ये सुना तो वह खुद को भौहें सिकोड़ने से रोक नहीं सका। ये लिंग यूलिंग संभालना काफी कठिन था। वे अभी तक नगर में नहीं पहुंचे थे और उसने पहले से ही कुछ गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। कोई भी साधक जो अब स्टार पैलेस में शामिल हुआ वह तोप का चारा बन जाएगा, लेकिन यदि उसने मना किया तो क्या उसे अभी भी नगर में प्रवेश दिया जाएगा? उसके अपने शब्द उसे फंसा देंगे। एक पल के विचार के बाद जयान ने आह भरी और विचार के साथ बोला, यद्यपि मैंने काफी समय से स्टार पैलेस को देखा है, उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय ने मुझे असाधारण रूप से अच्छी तरह से व्यवहार किया है। मुझे डर है कि मैं आने वाले वर्षों में उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय के अतिथि बुजुर्ग के रूप में अपनी पोस्ट नहीं छोड़ सकता। मैं वास्तव में खेद हूँ। जयान ने बेशर्मी से मना करने के लिए एक बहाने के रूप में उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय का उपयोग किया। यह कोई बात नहीं है। मैं साथी दाववादी जयान की असाधारण वफादारी के प्रति बहुत प्रशंसा महसूस करता हूँ। हालांकि हमारा स्टार पैलेस हमेशा आपके जैसे व्यक्तियों को हमारी श्रेणियों में स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा। लिंग यूलिंग ने जयान के कूटनीतिक इनकार पर कोई असंतोष प्रकट नहीं किया। इसके बजाय वह मंद रूप से मुस्कुराया और बिखरे हुए तारा समुद्रों की कुछ छिपी अफवाहों और दिलचस्प कहानियों के बारे में जयान के साथ बात करना शुरू कर दिया। उसने कूटनीतिक रूप से स्टार पैलेस और स्टारफॉल गठबंधन से संबंधित किसी भी मामले का फिर से उल्लेख करने से परहेज किया। जयान लिंग यूलिंग के रवैये में त्वरित बदलाव पर काफी खुश था, जिससे उसे आराम करने का कुछ समय मिला। जैसे ही वे अपने रास्ते पर बेकार बातचीत कर रहे थे, उन्होंने अंततः स्वर्गीय तारानगर को देखा और आनंदित हुए। लेकिन इससे पहले कि वे द्वीप के करीब पहुंचने में कामयाब होते, 5 साधकों की एक टुकड़ी कहीं से भी बाहर से उनके सामने प्रकट हुई। उनका नेता एक पीले चेहरे वाला मध्यम आयु वर्ग का प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन साधक था। अन्य 4 साधक सभी फाउंडेशन स्थापना में थे। हम प्रवर्तक लिंग को सम्मान देते हैं। लिंग यूलिंग को पहचानने पर 4 फाउंडेशन स्थापना साधक आगे उड़े और सम्मानपूर्वक उसे सलाम किया। ऐसा लग रहा था कि यह उभयलिंगी व्यक्ति स्टार पैलेस में काफी प्रतिष्ठा रखता था। पीले चेहरे वाले साधक ने सुखद आश्चर्य प्रकट किया और पूछा, जूनियर मार्शल भाई लिंग, क्या आप ठीक हैं? सीनियर मार्शल भाई ये सुनकर काफी चिंतित था कि साउथक्लियर द्वीप पर हमला किया गया था। ये साथी दाववादी कौन हो सकता है? पीले चेहरे वाले साधक ने फिर अपनी दृष्टि जयान पर घुमाई और संदेह से उसकी जांच की। लिंग यूलिंग ने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ बोला, मेरा रास्ते में 2 स्टारफॉल गठबंधन साधकों द्वारा पीछा किया गया था, लेकिन सौभाग्य से साथी दाववादी जयान मेरे बचाव में आए। चूंकि साथी दाववादी जयान का गुफा निवास स्वर्गीय तारानगर में स्थापित किया गया था, इसलिए मैं उन्हें यहां वापस ले आया हूं। साथी दाववादी जयान को नगर में अनुमति देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह नहीं जानते हुए कि क्या यह नगर की जल्दी से थकावट या कुछ आंतरिक चोटों के कारण था, जयान ने देखा कि लिंग यूलिंग का चेहरा कुछ हद तक पीला हो गया था, जिससे वह कुछ हद तक नाजुक दिखाई दे रहा था। चूंकि वह कोई है जिसने जूनियर मार्शल भाई लिंग के जीवन को बचाया, यह कोई समस्या नहीं होगी। जूनियर मार्शल भाई लिंग, क्या आप घायल हैं? जब जयान ने पीले चेहरे वाले साधक की अत्यंत चिंतित अभिव्यक्ति देखी तो उसका हृदय हिल गया। ये कुछ भी नहीं है। यद्यपि उन्होंने मुझे एक जादुई खजाने से मारा, मेरे पास मेरी स्वर्गीय सुगंध श्रृंखला की सुरक्षा थी और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लिंग यूलिंग का सुंदर चेहरा मंद रूप से लाल हो गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत रही। हिचकिचाहट के एक पल के बाद पीले चेहरे वाले व्यक्ति ने अपने शरीर से एक छोटी बोतल ली और विनम्रता से उसे सौंप दी। मेरे पास एक स्वर्ग आत्मा गोली है जो एक गुप्त सूत्र से परिष्कृत की गई थी। जूनियर मार्शल भाई लिंग, कृपया इसे लें और अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जाओं को किसी भी स्थायी नुकसान से रोकें। जब लिंग यूलिंग ने यह देखा तो उसकी अभिव्यक्ति डूब गई, मानो वह गुस्सा होने वाला हो। लेकिन वह जल्द ही कुछ सोचा और इसके बजाय भावुक आंखों के साथ मुस्कुराया, कहते हुए, तो जूनियर मार्शल भाई को दवा के लिए सीनियर मार्शल भाई को धन्यवाद देना चाहिए। मुझे पहले महल में जाना चाहिए और साउथक्लियर द्वीप पर रिपोर्ट करनी चाहिए। मुझे डर है कि मुझे साथी दाववादी जयान को नगर में मदद करने के लिए सीनियर मार्शल भाई से पूछना चाहिए। चूंकि वह मेरा रक्षक है, इसलिए सीनियर मार्शल भाई को उसके साथ ठीक से व्यवहार करना चाहिए। लिंग यूलिंग ने फिर मुस्कुराया, अपने पतले निर्दोष हाथ से बोतल को बहुत सुंदर तरीके से लेते हुए। उस क्षण में यह प्रतीत हुआ कि वह निस्संदेह एक महिला थी। पीले चेहरे वाले साधक ने उत्साह प्रकट किया, मानो वह लिंग यूलिंग के सुखद शब्दों को सुनकर सम्मानित हो। यह कोई समस्या नहीं है। चूंकि बुजुर्ग वांग ड्यूटी पर है, वह जूनियर मार्शल भाई के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाएगा। फिर उसने अपनी छाती को थप्पड़ मारा और प्रतिज्ञा की, कृपया साथी दाववादी जयान को मेरे साथ छोड़ने में संकोच न करें। जब जयान ने यह देखा तो उसकी आंखों से एक अजीब अभिव्यक्ति टिमटिमाई। क्या ये व्यक्ति एक महिला थी या नहीं? अन्यथा पीले चेहरे वाला व्यक्ति लिंग यूलिंग के साथ इतना मोहित क्यों दिखाई देगा?
जयान का हृदय बड़ी उथल पुथल में था। प्रवेश के लिए आवश्यकताएं। लंबे समय तक पीले चेहरे वाले साधक ने उस दिशा में घूरा जिसमें लिंग युलिंग उड़ गया था। आखिरकार उसने अपनी दृष्टि वापस जयान की ओर घुमाए और शांति से कहा, यद्यपि साथी दाऊवादी ने जूनियर मार्शल भाई लिंग की सहायता की, फिर भी कुछ सवाल हैं जो मुझे आपसे पूछने चाहिए। चूंकि ये कठिन समय है, मुझे उम्मीद है कि साथी दाऊवादी सहयोग करेंगे। जयान ने शांति से जवाब दिया, यदि साथी दाऊवादी के पास कोई सवाल हैं तो कृपया पूछने में संकोच न करें। पीले चेहरे वाले साधक ने अपना सिर हिलाया और कहा, अच्छा, पहले मुझे अपनी पहचान बताएं, मैं सत्यापित करूंगा कि यह सच है या नहीं। जयान ने यह सुनकर मुस्कुराया, मैं उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय का एक बुजुर्ग हूँ। यह मेरा बैज है और यह नगर में मेरे गुफा निवास का प्रतिबंध नियंत्रण पदक है। मुझे यकीन है कि साथी दाऊवादी जानेंगे कि यह वास्तविक है या नकली। उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय, एक नज़र डालें और देखें कि क्या उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय में जयान नाम का कोई बुजुर्ग है। पीले चेहरे वाले साधक ने कुंद रूप से दोनों पदकों को लिया और अपने सिर को घुमाए बिना अपने पीछे वालों को एक आदेश दिया। हाँ, जब नाजुक महिला साधक ने उसे सुना तो उसने जल्दबाजी में अपनी भंडारण थैली से खोजबीन की, इससे पहले कि एक जेड स्लिप निकाले और इसके भीतर अपनी आध्यात्मिक भावना को विसर्जित करे। इसके बाद उसने परिणामों की रिपोर्ट करने से पहले कई बार जयान को देखा, एक सम्मानजनक स्वर के साथ बोलते हुए, प्रवर्तक जाओ, उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय में वास्तव में जयान नाम का एक बुजुर्ग है और उसकी उपस्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी रिकॉर्ड की गई है। जब पीले चेहरे वाले साधक ने यह सुना तो उसने अभिव्यक्तिहीन रूप से अपना सिर हिलाया, ओह, ये दोनों पदक वास्तविक हैं। आपकी पहचान के साथ कोई समस्या नहीं लगती है। पीले चेहरे वाले साधक ने पदकों को जयान को वापस फेंक दिया, ठीक है, तुम चार अपने गश्त पर जारी रखो। मैं इस साथी दाऊवादी को नगर में ला रहा हूँ। उसके पीछे चारों ने स्वीकृति में चिल्लाया, हाँ। इसके बाद पीले चेहरे वाले साधक ने शब्दहीन रूप से जयान को इशारा किया और स्वर्गीय तारा नगर की ओर उड़ गया। जयान ने नीली रोशनी की एक धारा के रूप में उसके करीब उड़ान भरी। बहुत लंबे समय के बाद पीले चेहरे वाले साधक ने नगर की ऊंची दीवारों तक जयान को लाया, इससे पहले कि एक नगर गेट की ओर उड़ान भरी। यद्यपि कोई और पूछताछ नहीं थी, जयान ने अपने आसपास की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना जारी की, रास्ते में कम से कम 6 छिपे हुए साधकों की खोज की। यद्यपि वे ज्यादातर फाउंडेशन स्थापना साधक थे, 2 कोर फॉर्मेशन साधक थे जो अनदेखे रहे। यद्यपि उसका चेहरा शांत रहा, उसका हृदय कांप गया। ऐसा लग रहा था कि साउथक्लियर द्वीप पर हमले ने स्वर्गीय तारानगर को बहुत बढ़ी हुई सुरक्षा पेश करने के लिए प्रेरित किया था, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। यदि उसे एक रेफरल नहीं दिया गया होता तो उसे डर था कि नगर में प्रवेश करना एक आसान काम नहीं होता। नगर गेट काफी वीरान दिखाई दिए। इसके बाहर खड़े दर्जनों सफ़ेद कपड़े पहने साधकों के अलावा वहां कोई और मौजूद नहीं था। इसके अलावा जैसे जैसे जयान नगर के करीब आया, उसने पाया कि दीवारें और गेट मंद सफ़ेद रोशनी के साथ चमक रहे थे, मानो वे एक प्रतिबंध के प्रभाव में हों। पीले चेहरे वाले साधक के गेट पर उतरने के बाद वह सीधे एक बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ा जो एक बांस की कुर्सी में झुक रहा था। उसके पास एक छोटी दाढ़ी और उसके चेहरे पर सभी मूंछें थीं। उसने बूढ़े व्यक्ति को सलाम किया और एक सम्मानजनक स्वर के साथ बोला, प्रवर्तक यू, यह उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय के बुजुर्ग जयान हैं। मैंने पहले से ही उनकी पहचान और कमांड पदक का निरीक्षण किया है और मुझे कोई समस्या नहीं मिली है। मुझे प्रवर्तक यू को नगर में प्रवेश करने की प्रक्रिया समझाने के लिए परेशान करना चाहिए। मैं अधिक समय तक नहीं रह सकता क्योंकि मुझे अपने गश्त पर जारी रखना चाहिए। जयान की दृष्टि बूढ़े व्यक्ति पर गिरी और उसने तुरंत अपनी रक्षा लगाई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि पीले चेहरे वाला साधक उसके प्रति इतना विनम्र था। वह एक मध्य कोर फॉर्मेशन साधक था। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, मानो वह अभी भी आधा सो रहा हो। उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय। हिचकिचाहट के एक पल के बाद उसने कुछ हद तक अनिच्छा से जोड़ा, ये सही है, और उसने धार्मिक रूप से जूनियर मार्शल भाई लिंग की भी सहायता की। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक ठंडी चमक टिमटिमाई, मंद रूप से एक उत्साही ऊर्जा प्रकट करते हुए, इससे पहले कि यह तुरंत गायब हो जाए। फिर एक शक्तिहीन आवाज के साथ उसने आलस्य से कहा, ओह, यह अजीब है। ठीक है, मैं समझता हूँ। साथ ही दाऊवादी जाओ लौट सकते हैं। पीले चेहरे वाले साधक को बूढ़े व्यक्ति के व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसे सलाम किया, इससे पहले कि उड़ जाए। जयान पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। जयान शांति से जगह पर खड़ा रहा और चुपचाप बूढ़े व्यक्ति को देखा। मैंने उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय की युवा लड़की ज़ियारा लिन को पहले कई बार देखा है। वह वास्तव में एक बढ़िया सुंदरता है। मैंने आपके बारे में सुना है, उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय के बुजुर्ग, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे आपसे पहले कभी मिलने का मौका नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि आपकी युवा उपस्थिति से कि आप भी एक तकनीक की खेती करते हैं जो आपकी उपस्थिति की उम्र बढ़ने को रोकती है, हमारे साथी दाऊवादी लिंग की तरह। मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के लिए ये खेती तकनीकें सभी प्रकृति में अत्यधिकहीन हैं। यदि एक आदमी इसकी खेती करता है तो बहुत कम लाभ हैं। शांति के साथ जयान ने पूछा, क्या आपके
शब्दों का मतलब है कि साथी दाववादी लिंग एक आदमी है। जहां तक मेरी उपस्थिति की बात है, यह एक चेहरा सेटिंग गोली का परिणाम है जो मैंने बहुत पहले ली थी, खेती तकनीक नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने एक मंद हंसी छोड़ी। इससे पहले की गति की प्रभावशाली कमी के साथ बोले, हमारा स्टार पैलेस भी अनिश्चित है कि साथी दाववादी लिंग एक पुरुष है या महिला, मुझे तो छोड़ दो। हालांकि ये निस्संदेह है कि वह एक तकनीक की खेती करता है जो उसकी उपस्थिति को रोकती है। हाँ, ऐसा लगता है कि साथी दाववादी जयान का भाग्य एक दुर्लभ दवा गोली का सेवन करने का अवसर आने के लिए काफ़ी अच्छा है। जयान ने आश्चर्य महसूस किया। बूढ़े व्यक्ति ने जारी रखा, ठीक है, मैं मामले पर ध्यान नहीं दूंगा। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। ठीक है, मैं इस मामले पर ध्यान नहीं दूंगा। चूंकि आपकी पहचान की पहले से ही जांच की जा चुकी है, इसलिए यह बूढ़ा व्यक्ति ऐसा करने की परेशानी नहीं करेगा। हालांकि चूंकि समय असाधारण है, इसलिए नियम भी असाधारण होंगे। साथी दाववादी, मुझे जो कहना है उसे अच्छी तरह से सुने। जयान ने अपनी भौहें उठाईं और चुप रहा। बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति उदास हो गई और उसने एक बर्फीले स्वर में कहा, अभी साथी दाववादी के पास दो विकल्प हैं। यदि आप हमारी लड़ाई में हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं तो आप समय के लिए स्टार पैलेस में शामिल हो सकते हैं। इस मामले में नगर के भीतर आपकी गतिविधियां असंयमित होंगी और हर बार जब आप कोई मिशन पूरा करते हैं तो आपको भारी पुरस्कृत किया जाएगा। कोई तरीका नहीं है कि हम किसी के भी प्रयासों को व्यर्थ जाने देंगे। यदि आप युद्ध में लड़ने के लिए अनिच्छुक हैं और नगर में बेकार रहना चाहते हैं तो हम आपको लड़ने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि नगर वर्तमान में मार्शल लॉ के तहत है, इसलिए किसी को भी एक निर्दिष्ट समय के दौरान के अलावा आकस्मिक रूप से अपने निवास को छोड़ने की अनुमति नहीं है। नगर में हमारी प्रवर्तन टुकड़ियां किसी को भी मार देंगी जो इन नियमों का पालन नहीं करता है। साथी दाववादी जयान, अब मुझे अपनी पसंद बता सकते हैं। जयान की आंखों से एक अजीब अभिव्यक्ति टिमटिमाई। कुछ समय के लिए वह चुपचाप चिंतन में डूब गया। जब बूढ़े व्यक्ति ने यह देखा तो उसने जयान को जल्दबाजी नहीं की। उसने केवल अपनी आंखें संकीर्ण की, एक थोड़ी क्रॉस अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए। एक पल के लिए खुद से बुदबुदाने के बाद जयान ने गंभीरता से पूछा, नगर में प्रवेश करने के बाद क्या मैं बाहरी तारा समुद्रों के परिवहन गठन का उपयोग करने में सक्षम होऊंगा? मूल रूप से ये ठीक होता जब तक आपने आत्मा पत्थर टोल का भुगतान किया होता। हालांकि यह अब नहीं होगा। यदि आप बाहरी तारा समुद्रों में जाना चाहते हैं तो आपको हमारे लिए कुछ करना होगा। बूढ़े व्यक्ति को आश्चर्य नहीं दिखाई दिया, मानो उसने पहले से ही जयान के सवाल का अनुमान लगाया हो। यद्यपि जयान ने पहले से ही अनुमान लगाया था कि यह क्या होगा, फिर भी उसने भौहें सिकुड़ी और पूछा, वह क्या होगा? बूढ़े व्यक्ति ने मंद रूप से मुस्कुराया और हल्के से कहा, यह काफी सरल है। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, आपको स्टार पैलेस से एक असाइनमेंट मिलेगा कि आप अपने समान रैंक की खेती के एक स्टारफॉल गठबंधन साधक को समाप्त करें। उसकी मुस्कान एक उपहास के समान लग रही थी। ये सुनकर जयान ने अपने मन में कड़वाहट से हंसा। ऐसा लग रहा था कि स्टार पैलेस के ऊपरी पदानुक्रम ने उन साधकों को मजबूर करने का इरादा किया था जो नगर छोड़ना चाहते थे। भले ही स्टार पैलेस उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था, उन्हें स्टारफॉल गठबंधन साधकों का खून बहाने की आवश्यकता होगी। एक ओर ये स्टारफॉल गठबंधन की शक्ति को कमजोर करेगा, दूसरी ओर यह उन साधकों को कभी भी दुश्मन में शामिल होने से रोकेगा। एक सांस का उपयोग करते हुए जयान ने जल्दी से कहा, मैंने पहले से ही साथी दाववादी लिंग के साथ वापस आने के रास्ते में समान रैंक के साधकों को मार डाला है। क्या वह गिनता है? आपने पहले से ही एक को मार डाला है। बूढ़े व्यक्ति को काफी प्रभावित दिखाई दिया। ये सही है। जयान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से वह नहीं गिनेगा। ये युद्ध शुरू होने के बाद होना चाहिए। यदि आप पहले से उनमें से किसी को भी मारते हैं तो कोई मतलब नहीं है। जयान ने अपनी ठुड्डी सहलाई और सोच विचार में पूछा, साथी दाववादी को क्या लगता है कि युद्ध कब भड़केगा? बूढ़े व्यक्ति को जयान के सवाल से थोड़ा आश्चर्य हुआ और शांति से जवाब देने से पहले जयान पर एक और नज़र डाली। यह अगले कुछ दिनों में जल्द होना चाहिए, मुझे लगता है। स्टारफॉल गठबंधन भीतरी द्वीप पर हमला करने की योजना नहीं बना रहा है, बल्कि सबसे तेज समय में एक घात में स्वर्गीय तारानगर को संभालने का लक्ष्य रख रहा है। बिना किसी और विचार विमर्श के जयान ने शांति से कहा, मैं सूचीबद्ध होऊंगा। मैं समान रैंक के एक साधक को मारने के बाद बाहरी तारा समुद्रों के परिवहन गठन का उपयोग करना चाहूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपने शरीर को थपथपाया इससे पहले कि एक चमकदार पीली अंगूठी निकाले। फिर उसने उदासीनता से इसे जयान को सौंप दिया और कहा, अच्छा, इस अंगूठी को पहनो। ये दर्शाता है कि समय के लिए आप स्टार पैलेस के सदस्य होंगे। जब युद्ध आएगा तो अंगूठी आपको एक असाइनमेंट देगी, सबसे अंधेरे घंटे में प्रकाश। जयान ने अंगूठी प्राप्त की और बिना किसी हिचकिचाहट के इसे पहन लिया। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराया और कहा, अच्छा, आप अब नगर में प्रवेश कर सकते हैं। दिन के दौरान मुफ्त आवाजाही होगी, लेकिन रात में एक लागू कर्फ्यू है। जब युद्ध शुरू होता है तो अंगूठी आपको सूचित करेगी। आप तब तक अपने गुफा निवास में प्रतीक्षा कर सकते हैं।
ये कहने के बाद उसने धीरे धीरे एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और बहने लगा। बूढ़े व्यक्ति पर एक गहरी नज़र डालने के बाद जयान नगर में प्रवेश कर गया। न केवल नगर की सड़कें वीरान थीं, बल्कि उसने कभी कभार उड़ान में अन्य साधकों की झलक पकड़ी। खाली नगर ने उदास दृश्य बनाया। जयान की अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन वह अंदर ही अंदर आनंदित हुआ। स्पष्ट परिस्थितियों से नगर बाजार निश्चित रूप से बंद हो गया होगा। यदि उसने साउथक्लियर द्वीप में अपनी तैयारी करने के लिए समय नहीं लिया होता तो उसे निश्चित रूप से काफ़ी सिरदर्द हुआ होता। जयान धीरे से हंसा, इससे पहले कि सेज पर्वत पर अपने गुफा निवास की ओर हवा में उड़ान भरे। जैसे ही वह बाजार नगर से गुजरा, जयान ने नीचे देखा कि सभी दुकानें बंद थीं, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। दृष्टि में एक भी व्यक्ति नहीं था। जयान ने हल्के से अपना सिर हिलाया और जल्दी से सेज पर्वत की 29वीं परत की ओर उड़ान भरी। सेज पर्वत में प्रवेश करने पर जयान ने गहराई से महसूस किया कि पर्वत पर सुरक्षा बाहरी नगर की तुलना में कहीं अधिक घनी थी। वह अकेले अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ हवा में 10 से अधिक विभिन्न लहरों को नोटिस करने में सक्षम था। लेकिन हाथ में पीली अंगूठी के साथ हवा में लहरों ने जयान के लिए रास्ता बनाया। इन सभी के बावजूद कोई गार्ड नहीं थे जो जयान से सवाल करने के लिए प्रकट हुए। लेकिन जिसने जयान को भौहें सिकोड़ने के लिए प्रेरित किया वह देर से कोर फॉर्मेशन साधक था, जिसने अपनी आध्यात्मिक भावना उसके पास से घुमाई। जयान ने इस बात को अनदेखा करने का नाटक किया क्योंकि वह अपने गुफा निवास की ओर उड़ा। जब वह पहुंचा तो उसने प्रतिबंधों की जांच की कि कुछ भी नहीं बदला गया था। हालांकि जयान एक पल के लिए प्रतिबंधों के बाहर खाली रूप से खड़ा रहा, इससे पहले कि एक आंख छोड़ दी। वह लंबे समय तक नहीं गया था, लेकिन उसने मौत के साथ कई करीबी ब्रश का सामना किया था और अब उसके पास लगभग 100 वर्षों के अपने गुफा निवास को त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे जयान को कुछ हद तक भावुक महसूस हुआ। उसने प्रतिबंधों को खोलने के लिए अपने प्रतिबंध नियंत्रण पदक का उपयोग किया और धीरे धीरे अंदर चला, यह पाते हुए कि सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। जयान ने पहले हाथ में सबसे महत्वपूर्ण मामले में भाग लिया, सोने को खाने वाले भरिंग। निश्चित करने के बाद कि सोने को खाने वाले भरिंग ध्वनि थे, जयान ने वास्तव में राहत महसूस की। उसने तुरंत उन सभी को एक आत्मा पशु थैली में रखा जो उसने पहले तैयार की थी और अपने दवा बगीचे की ओर मुड़ा और सब कुछ अपनी भंडारण थैली में रखा। इसके बाद जयान ने समय के लिए आराम करने का निर्णय लिया और धीरे धीरे शयन कक्ष में चला। वह बिस्तर पर लेट गया और भविष्य के लिए अपनी योजनाओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यदि वह बाहरी तारा समुद्रों के परिवहन गठन का उपयोग करना चाहता था तो उसे उसके समान रैंक के एक स्टारफॉल गठबंधन साधक को मारना आवश्यक था। जबकि यह शर्त उसके लिए पूरी करना मुश्किल नहीं था, जयान चिंतित था कि युद्ध शुरू होने से पहले स्टार पैलेस किसी तरह सीख जाएगा कि स्वर्ग शून्य कलश उसके हाथों में गिर गया था। आखिरकार उसके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि वेनेसेंट सोल्सन की लोग स्वर्ग शून्य हॉल को कब छोड़ेंगे। यदि उन बूढ़े सन की लोगों में से एक इस जानकारी को प्रकट करता है तो यह उसके लिए विनाशकारी होगा। इसके अलावा उसे अन्य आशंकाएं थीं। ये संभव था कि उसके द्वारा उनकी शर्त को पूरा करने के बाद स्टार पैलेस का ऊपरी पदानुक्रम परिवहन गठन तक उसकी पहुंच को बेशर्मी से अस्वीकार करने के लिए एक तुच्छ कारण बना देगा। आखिरकार भर्ती किए गए साधक संभवतः क्या कर सकते हैं, भले ही स्टार पैलेस ने अपने समझौते को तोड़ दिया। यद्यपि उसने प्रवेश द्वार पर स्टार पैलेस के समझौते से शांति से सहमति व्यक्त की थी, उसने कभी भी ईमानदारी से स्टार पैलेस के आदेशों का इंतजार करने का इरादा नहीं किया था। उसने परिवहन गठन के आसपास का पता लगाने की तैयारी की और देखने के लिए कि क्या वह चुपके से इसका उपयोग कर सकता है या नहीं। यदि सुरक्षा की कमी थी तो वह इसका उपयोग करने का पहला अवसर जब्त करेगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या उसने विशाल स्टार पैलेस को नाराज किया, उसे थोड़ा सा भी परवाह नहीं थी। अंत में वह अभी भी उन नेसेंट सोल्सन की लोगों द्वारा पीछा किया जाएगा। उन आश्वस्त करने वाले विचारों को ध्यान में रखते हुए जयान नींद में डूब गया। पिछले भ्रमणों पर कई आश्चर्यों ने जयान को काफी थका दिया था। अगले दिन जयान जागृत आत्माओं के साथ जाग उठा। वह धीरे धीरे एक स्पष्ट और उज्ज्वल आकाश के नीचे गुफा निवास से बाहर चला, इससे पहले कि हवा में उड़ान भरी और अपने आसपास की जांच की। यद्यपि शांतिकाल के दौरान की तुलना में बाहर उतने साधक नहीं थे, ये कल से पूरी तरह से अलग था। ऐसा लग रहा था कि यह वह समय था जहां मुफ्त आवाजाही की अनुमति थी। जयान ने पहले अपने आसपास एक सर्कल में उड़ान भरी। ये देखने के बाद कि कोई भी उसकी निगरानी नहीं कर रहा था या कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वह बिना किसी हिचकिचाहट के सेज पर्वत की 50वीं मंजिल की ओर गोली मार दिया। जैसे जैसे वह पर्वत में गहराई में गया, सुरक्षा कड़ी हो गई। जल्द ही जयान तारों वाली आकाश महल के ऊपर पहुंचा जहां परिवहन गठन स्थित था। हालांकि वह केवल इस पर गुजरा, इसके बजाय उसने एक और हॉल का दौरा करने का नाटक किया और उस छोटे उदाहरण का उपयोग करके चुपचाप हॉल पर अपनी आध्यात्मिक भावना को घुमाया। ये काफी सुचारू रूप से चला। हॉल लगभग पूरी तरह से किसी भी बाधाओं से रहित था, लेकिन जब उसने अपनी आध्यात्मिक भावना इमारत के आंतरिक हिस्से से गुजारी तो वह एक नीले पीले प्रतिबंध द्वारा अवरुद्ध हो गई।
सौभाग्य से जयान ने इसे काफी जल्दी नोटिस किया और प्रतिबंध को छूने से पहले अपनी आध्यात्मिक भावना को पुनः प्राप्त करने में सक्षम था। उसकी अभिव्यक्ति फिर डूब गई। यद्यपि उसने सोचा कि वह प्रतिबंध के पास अपनी आध्यात्मिक भावना को मजबूर करने में सक्षम था, ये हॉल के अंदर किसी भी साधक को सचेत करेगा। वह स्वेच्छा से कुछ इतना मूर्खतापूर्ण करने का कोई तरीका नहीं करेगा। उस क्षण उसने अनजाने में भौहें सिकुड़ी। प्रतिबंध के कारण जयान न तो आंतरिक हॉल के भीतर साधकों की मात्रा देखने में सक्षम था और न ही उनकी खेती के स्तर। हालांकि वहां किसी भी नेसेंट सोल साधकों के प्रकट होने का कोई कारण नहीं था। सबसे चरम मामले में केवल देर से कोर फॉर्मेशन साधक मौजूद होंगे। आखिरकार तारों वाली आकाश महल स्टार पैलेस के ऊपरी पदानुक्रम के प्रति कोई महत्वपूर्ण मूल्य नहीं रखता था। पर्याप्त दूरी उड़ने के बाद जयान एक सकल में उड़ा और थोड़े अलग रास्ते से लौटा। जब जयान अपने वापसी के रास्ते पर था तो उसने क्रोधित रूप से अपनी आध्यात्मिक भावना जारी की कि क्या प्रतिबंधों में कोई अंतर है या नहीं। जबकि उसकी खोज ने प्रतिबंधों में कोई दोष नहीं पाया, उसने एक कर्कश आवाज सुनी। साथ ही दाववादी झांक शर्तें कैसी थीं? परिवहन गठन पर प्रति व्यक्ति 3000 आत्मा पत्थर, ये सबसे बड़ी राशि है जो हम पेश कर सकते थे। जब जयान ने ये सुना तो उसका हृदय हिलने लगा। उसकी दृष्टि तेजी से उसके नीचे 2 साधकों पर गिरी और वह तुरंत धीमा हो गया। साधकों में से एक गहरी त्वचा वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जबकि दूसरा एक बीमार दिखने वाला सूखा हुआ व्यक्ति था। दोनों मध्य फाउंडेशन स्थापना साधक थे। जो घबराहट में बोला था वह गहरी त्वचा वाला व्यक्ति था। दोनों सावधान थे, जहां कोई और मौजूद नहीं था वहां फुसफुसाते हुए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा जब जयान की विशाल आध्यात्मिक भावना ने उन्हें लिप्त लिया। वह जो कुछ भी उन्होंने कहा उसे पूर्ण स्पष्टता के साथ सुन सकता था। सावधान रहो, चलो आवाज संचरण के माध्यम से इस बारे में बात करते हैं। सूखे हुए व्यक्ति ने घबराहट में चारों ओर देखा, लेकिन जयान एक पल में खुद को समझदारी से छिपाने में कामयाब रहा, ऊर्जा संयम की स्थिति में प्रवेश करते हुए। उसी पल जयान की आध्यात्मिक भावना तुरंत अन्य क्षेत्रों से वापस ले ली गई और उनके आवाज संचरण को सुनने की तैयारी में पूरी तरह से दोनों पर केंद्रित थी। चूंकि जयान की आध्यात्मिक भावना उनकी तुलना में कहीं अधिक थी, इसलिए वह इसे अत्यधिक गोपनीयता के साथ करने में सक्षम था। यदि अन्य कोर फॉर्मेशन साधकों ने इसका प्रयास किया होता तो उन्हें समान परिणाम प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त शीर्ष ग्रेड गुप्त तकनीक की आवश्यकता होती। यद्यपि हम दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन बाहरी तारा समुद्रों में चुपके से लोगों को रिहा करना अत्यंत खतरनाक है। उसने कहा कि प्रति व्यक्ति 5000 आत्मा पत्थरों से कम कुछ भी, और उसे अस्वीकार करना होगा। और यह इस बात को ध्यान में रखते हुए है कि स्टार पैलेस हम फाउंडेशन स्थापना साधकों की परवाह नहीं करता है। यदि एक कोर फॉर्मेशन साधक और भी अधिक आत्मा पत्थर सौंपता है तो उसे निश्चित रूप से अनुमति नहीं दी जाएगी। एक अप्रिय अभिव्यक्ति के साथ गहरी त्वचा वाले व्यक्ति ने गर्जना की, 5000? क्या हम पैसे से भरे हुए हैं? आवारा फाउंडेशन स्थापना साधक कितने आत्मा पत्थरों के साथ आने वाले हैं? क्रोधित होने के बावजूद उसने अभी भी आवाज संचरण का उपयोग करना याद रखा था। सूखे हुए साधक ने आह भरी और उसे शांत करने का प्रयास किया। भीतरी तारा समुद्रों के भीतर जीना जारी रखना बहुत खतरनाक है। हम आवारा साधक किसी भी आपदा के शिकार हो सकते हैं जो प्रकट होती है। जब ऐसा होता है तो हमारे जीवन जबत हो जाएंगे। आत्मा पत्थरों का तब क्या उपयोग होगा? आखिरकार हम सभी सोचते हैं कि स्टार पैलेस की ताकतें स्टारफॉल गठबंधन के लगभग बराबर हैं। ये बहुत संभावना है कि युद्ध कई वर्षों तक चलेगा, यदि कई दशकों तक नहीं। मैं अपने दिन भागते हुए और डर में छिपते हुए उड़ते हुए बिताना नहीं चाहता। जहां तक आत्मा पत्थरों की बात है, हम सभी के पास दुर्लभ सामग्रियों की कोई छोटी मात्रा नहीं है जिसे हम रिजर्व में रख रहे हैं। हमें आत्मा पत्थरों की शेष राशि का भुगतान करने के लिए उनका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। उस तरीके से वे सहमत होने और हमें चेहरा देने के लिए तैयार होंगे। असंभव। क्या हम बाहरी तारा समुद्रों में जाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति को बाहर निकालने जा रहे हैं? बेतुका। गहरे चेहरे वाले व्यक्ति ने एक कंजूस तरीके से अपना सिर हिलाया। सूखा हुआ व्यक्ति भी व्यथित था और कड़वाहट से कहा, ठीक है, चलो वापस जाएं और देखें कि अन्य क्या सोचते हैं। एक योजना पर निर्णय लेना। ये कहने के बाद उनकी बातचीत उदास अभिव्यक्तियों के साथ समाप्त हुई, क्योंकि वे अपने जादुई उपकरणों पर सेज पर्वत से तेजी से नीचे उड़े। जयान ने उनके बाद करीब से पीछा नहीं किया, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट होता। इसके बजाय उसने सूखे हुए व्यक्ति के चारों ओर आध्यात्मिक भावना की एक छोटी सी रस्सी लपेटी और उन्हें एक अलग अभिव्यक्ति के साथ उड़ते हुए देखा। इससे पहले की दूरी से उनका पीछा किया। दोनों जयान की तुलना में काफी धीमे थे। 2 घंटों के बाद वे आखिरकार सेज पर्वत की चौथी परत पर पहुंचे और एक अत्यंत साधारण आंगन निवास में प्रवेश किया। जल्द ही जयान निवास के ऊपर प्रकट हुआ। यहाँ का दृश्य काफी शांत था। दूरी में कुछ अन्य समान निवासों के अलावा पास में बांस का एक छोटा हरा जंगल भी था। जयान की आंखें उज्ज्वल हो गईं जब उसने निवास को घूरा। यह अविस्मरणीय था, लेकिन बाहर एक छोटा बहता पानी गठन रखा गया था।
यद्यपि ये किसी भी साधक के खिलाफ बहुत कम उपयोग साबित होगा जो वास्तव में घुसपैठ करना चाहते थे, यह एक प्रारंभिक चेतावनी की अनुमति देगा। हालांकि गठन वर्तनी ज़यान के खिलाफ बहुत कम उपयोग की थी, एक कोर फॉर्मेशन साधक जो गठन वर्तनी के प्रति कुछ समझ रखता था। ज़यान को पूर्ण विश्वास था कि वह अपने मालिक को सचेत किए बिना अंदर जा सकता है। वास्तव में यही वह योजना बना रहा था जो उसने करने की योजना बनाई थी। उसके हाथों ने एक अवतार इशारा बनाया इससे पहले कि उसकी आकृति विकृत हो, नीली रोशनी की धुंध में गायब हो गई। बहुत लंबे समय के बाद ज़यान बिना किसी आवाज़ के आंगन में फिर से प्रकट हुआ। चूंकि उसकी जादुई शक्ति को परिसंचरण से पूरी तरह से संयमित किया गया था, इसलिए एक कोर फॉर्मेशन साधक के लिए ज़यान का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। फाउंडेशन स्थापना साधक को तो छोड़ दो। कारण है कि ज़यान इतना सावधान क्यों था, क्योंकि उसे डर था कि यहाँ एक कोर फॉर्मेशन साधक था। यदि ऐसा नहीं होता तो वह केवल एक सामान्य छुपाव तकनीक का उपयोग करता। ज़यान आंगन के केंद्र में गतिहीन रूप से खड़ा रहा और धीरे धीरे अपने चारों ओर अपनी आध्यात्मिक भावना जारी की, पूरे आंगन को लिपटते हुए। इसके बाद उसके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य प्रकट हुआ क्योंकि वह एक साइड विंग की दिशा में घूर रहा था। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अन्य कमरे खाली थे। केवल साइड विंग में कमरे में कोई साधक थे, ठीक 7 साधकों में 5 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थीं। सूखा हुआ व्यक्ति और गहरी त्वचा वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उनमें से थे। जिसके पास सबसे अधिक खेती थी वह एक बड़ा हुकनाक वाला, कढ़ाई वाले वस्त्र वाला व्यक्ति था जिसके पास एक उत्साही दृष्टि थी। उसकी नाक के अलावा उसके पास एक भव्य और प्रभावशाली उपस्थिति थी। वह देर से फाउंडेशन स्थापना के शिखर पर पहुंच गया था और पहले से ही झूठे कोर चरण में प्रवेश कर चुका था। वह पहले से ही उस बिंदु पर था जहां उसे कोर फॉर्मेशन की तैयारी करनी चाहिए। जहां तक बाकी की बात थी, वे मध्य फाउंडेशन स्थापना चरण में थे। यह अपेक्षित था। यदि वे बाहरी तारा समुद्रों में जाना चाहते हैं तो किसी को कम से कम उस खेती की आवश्यकता होनी चाहिए। हालांकि शायद जो उन्होंने पहले चर्चा की थी, उसके कारण वे सभी उदास अभिव्यक्तियों के साथ चुप थे। कमरे में एक शब्द नहीं कहा जा रहा था। ज़यान अधीर नहीं था। वह चुपचाप जगह पर खड़ा रहा और प्रतीक्षा की। वह आश्वस्त था कि उनकी निम्नलिखित बातचीत निश्चित रूप से उसे कुछ उपयोगी जानकारी देगी और उसे एक योजना बनाने में सक्षम होने के करीब लाएगी। एक कप चाय खत्म करने में लगने वाले समय के बाद एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपना धैर्य खो दिया और चिंता से कहा, भाई ये साथी दाववादी हुआंग ने शब्द वापस लाया था कि वे हमें बाहरी तारा समुद्रों में टेलीपोर्ट करने की अनुमति देने से पहले प्रति व्यक्ति 5000 आत्मा पत्थर चाहते हैं। उस मामले में हम आत्मा पत्थर सौंपने के बाद स्टार पैलेस को अपने असाइनमेंट से काफ़ी राहत मिलेगी। भाई ये क्या सोचते हैं? आखिरकार एक बार युद्ध होता है तो छोड़ना बहुत देर हो जाएगी। पीली त्वचा वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला जो उसके बगल में बैठी थी, उसने भौहें सिकुड़ी और एक शत्रुतापूर्ण स्वर के साथ बोली, महिला लियू, आपके स्वर से आप अपने आत्मा पत्थरों को जाने देने के लिए काफ़ी तैयार लगती हैं। लेकिन क्या आपने नहीं सोचा कि आपके साथी दाववादी आकस्मिक रूप से इतनी राशि खर्च करने में सक्षम नहीं हैं? मेरे पति और मैं अपनी सभी संपत्तियों के साथ भी उस राशि का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होंगे। क्या ये हो सकता है कि साथी दाववादी अकेले छोड़ना चाहती है? जब दूसरी महिला ने उसे सुना तो उसने झुंझलाहट का एक निशान प्रकट किया और पूछा, मैंने कब कहा कि मैं अकेली जा रही हूँ? हम बस भाईजी से क्यों नहीं पूछते? आप बहुत अनुभवी हैं और हमारे बीच सबसे अधिक खेती रखते हैं। निश्चित रूप से आप हमें फायदे और नुकसान का उचित विश्लेषण दे सकते हैं। कढ़ाई वाले वस्त्र वाले व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तुम दोनों को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही दाववादी लियू अकेले परिवहन गठन का उपयोग नहीं कर सकती। बाहरी तारा समुद्र ऐसी जगह नहीं है जहां एक अकेला गठन स्थापना साधक घूम सके। ये केवल तब है जब हम एक साथ जाते हैं कि हम जीवित रहने में सक्षम होंगे। यदि हम भाग्यशाली हैं तो हम कुछ आत्मा पशुओं को मारने और दवा गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उनके कोर का उपयोग करने में कामयाब होंगे। इसके अलावा हमें युद्ध के दौरान एक समान ग्रेड के साधक को मारने का काम नहीं दिया जाएगा। कोर फॉर्मेशन साधकों के लिए भी फ्रे के दौरान अपने जीवन को संरक्षित करना मुश्किल होगा। हम निम्न ग्रेड साधकों को तो छोड़ दो। इसके अलावा स्टार पैलेस के अपने शब्द को पीछे मोड़ने की चिंता भी है। यह असंभव है। स्टार पैलेस ने ऐसा कभी ऐसे अन्यायपूर्ण कार्य किए हुए नहीं लगता है। साथ ही दाववादी ही, क्या आप अत्यधिक संदेहास्पद नहीं हो रहे हैं? मजबूत युवा ने कहा। यद्यपि उसकी उम्र युवा थी, उसके पास एक परिपक्व आभा थी। यद्यपि संभावना कम है, यह अभी भी संभव है। यह एक ऐसी अवधि नहीं है जहां स्टार पैलेस एकमात्र महाशक्ति है। यदि स्टार पैलेस को लगता है कि यह खतरे में है तो यह परिणामों के किसी भी डर के बिना जैसा चाहता है वैसा करेगा। शक्तिशाली का ऐसा अधिकार है। हम्फ, बड़े कढ़ाई वाले वस्त्र वाले व्यक्ति का चेहरा मरोड़ा गया इससे पहले कि वह तिरस्कारपूर्वक हुंकार भरे। वह महान शक्तियों के बारे में काफ़ी समझ रखता प्रतीत होता था। ये कहने के बाद कमरे में सभी लोग चुप रहे क्योंकि वे विचार में डूब गए।
सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स को। ये सब कहे जाने के बाद कक्ष में उपस्थित सभी लोग गहन विचारों में डूब गए और कुछ समय के लिए पूर्ण मौन छा गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि हर किसी को अपनी ही सांसों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उस गठीले भारी कदकाठी वाले दाववादी ने गंभीर स्वर में बात आगे बढ़ाई। इसलिए हमारे लिए सबसे उपयुक्त विकल्प यही होगा कि हम अपनी जान बचाने के लिए आत्मा पत्थरों का उपयोग करें। यदि हम वास्तव में उस युद्ध में कूद पड़े तो यह बहुत संभव है कि हम सभी वहीं मारे जाएं। और मान भी लें कि हम में से कुछ लोग किसी तरह बाहरी तारकीय समुद्र तक पहुंच जाएं, तो भी हमारी वर्तमान शक्ति के साथ वहां जीवित रह पाना असंभव होगा। वह मार्ग भी केवल विनाश की ओर ही ले जाएगा। ये सुनकर सांवले रंग के मध्य आयु दाववादी ने अत्यंत व्यथित चेहरे के साथ कहा, लेकिन इसमें तो बहुत अधिक आत्मा पत्थरों का खर्च आएगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कड़ाईदार वस्त्र पहने दाववादी ने ठंडी कठोर दृष्टि से उसे बीच में ही रोक दिया। यदि तुम मर ही गए तो आत्मा पत्थरों का क्या उपयोग रहेगा? इसके अलावा बाहरी तारकीय समुद्र में जाकर हम कुछ उच्चस्तरीय दानव पशुओं का शिकार करके अपना नुकसान आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात केवल एक है, परिवहन गठन का उपयोग। उसके कठोर स्वर से भयभीत होकर सांवला दाववादी तुरंत चुप हो गया। वह स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति से बहुत डरता था। गठीले दाववादी ने चारों ओर नजर घुमाते हुए आदेशात्मक लहजे में कहा, जहां तक आत्मा पत्थरों की कमी का प्रश्न है, हर कोई जितने निकाल सकता है उतने सामने रखे। देखते हैं वे लोग कितनी रियायत देते हैं। यदि फिर भी बात ना बने तो हम आपस में अस्थायी रूप से एक दूसरे को उधार दे देंगे। बाहरी तारकीय समुद्र पहुंचने के बाद ये कर्ज ब्याज सहित लौटा दिया जाएगा। उसकी निगाहें विशेष रूप से उन निर्धन दाववादियों पर टिकी थीं, मानो निर्णय पहले ही हो चुका हो और उन्हें केवल स्वीकार करना हो। छहों ने एक दूसरे की ओर असहज नजरों से देखा, किंतु अंततः अनिच्छा से उसकी बात मान ली। गठीले दाववादी के चेहरे पर संतोष की हल्की रेखा उभरी। फिर वह सूखे से दुबले व्यक्ति की ओर मुड़ा और गहरी आवाज में बोला, दाववादी झांक, मुझे तुम्हें कल फिर एक बार वहां भेजने का कष्ट देना पड़ेगा। देखो, क्या वे लोग कीमत कुछ कम करने को तैयार हैं? यदि यह संभव न हो तो हम उनकी शर्तें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन याद रखो, हमें परसों से पहले हर हाल में निकलना होगा। यदि युद्ध छिड़ने से पहले हम यहाँ से नहीं निकले तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। दाववादी झांग ने बार बार सिर हिलाकर सहमति जताई। इसके बाद कक्ष में योजना के सूक्ष्म विवरणों पर लंबी चर्चा होने लगी। जायान की गुप्त चाल। कक्ष के बाहर खड़ा जायान पूरी बातचीत को बिना किसी बाधा के स्पष्ट रूप से सुन रहा था। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। नीली आभा की एक क्षणिक चमक के साथ उसका शरीर हवा में विलीन हो गया, मानो वह कभी वहां था ही नहीं। अगले दिन दाववादी झांग निवास से निकला और तारकीय आकाश महल की ओर बढ़ा। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि आकाश में ऊंचाई पर कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। जायान ने सावधानीपूर्वक उसका पीछा किया। महल के समीप पहुंचकर वह चुपचाप एक पास की इमारत में फिसल गया और वहीं प्रतीक्षा करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद दाववादी झांग उसी इमारत से बाहर निकला। उसके चेहरे पर स्पष्ट उत्साह झलक रहा था। जायान ने फिर से उसका पीछा किया और निवास तक लौट आया। लेकिन वहां पहुंचते ही एक अप्रत्याशित दृश्य सामने आया। निवास के द्वार पर पहुंचते पहुंचते दाववादी झांग का उत्साह पूरी तरह गायब हो चुका था। उसके स्थान पर अब गहरी निराशा और भय ने ले लिया था। ये देखकर जायान ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने ठुड्डी पर हाथ रखा और मन ही मन विचार किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरे दिन की सुबह स्वच्छ और उजले आकाश के नीचे नींव स्थापन स्तर के सातों दाववादी अत्यंत गोपनीयता से अपने निवास से निकले और तारकीय आकाश महल की ओर उड़ चले। कर्फ्यू अभी अभी समाप्त हुआ था, इसलिए आकाश में बहुत कम साधक विचरण कर रहे थे। फिर भी सातों अत्यंत सतर्क थे, सिर झुकाए हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे चल रहा कढ़ाईदार वस्त्रों वाला दाववादी लगातार चारों ओर नजर रख रहा था। यात्रा आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रही। वे ऋषि पर्वत की 49वीं मंजिल पर स्थित तारकीय आकाश महल तक बिना किसी बाधा के पहुंच गए। लेकिन तभी आगे चल रहे दाववादी ने अचानक आकाश में रुककर हाथ उठा दिया। उसका चेहरा सख्त हो गया। वह खाली स्थान की ओर देखते हुए भारी स्वर में बोला, किस कारण से साथी दाववादी ने हमारा मार्ग रोका है? उसी क्षण नीली रोशनी चमकी और एक नीले वस्त्रों में लिपटा साधक प्रकट हुआ, हाथ पीछे बांधे हुए। उसकी आवाज भारी और करारी थी, डरो मत, मैं केवल एक विनती लेकर आया हूँ। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि जायान था, लेकिन इस समय वह स्वयं को एक घुमक्कड़ साधक, वक्र आत्मा के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। उसकी साधना आभा झूठे कोर्स स्तर की चरम सीमा पर नियंत्रित थी। ब्लैकमेल और सौदा। जायान ने शांति से कहा, मैं भी बाहरी तारकीय समुद्र जाना चाहता हूँ। क्या आप लोग मुझे अपने साथ ले चलेंगे? तनाव फैल गया। बाद में जब परिवहन गठन के भीतर पहुंचे, जायान ने हल्की मुस्कान के साथ दाववादी झांग की ओर देखा और शांत स्वर में बोला,
तो क्यों न साथी दाववादी अस्थायी रूप से अपना स्थान मुझे सौंप दें। जब लालच, भय और रहस्य उजागर हुए, अंततः दाववादी झांक का चेहरा पीला पड़ गया। ठंडा पसीना उसकी कनपटी से बहने लगा। कुछ क्षणों के मौन के बाद उसने दांत भींचकर कहा, ठीक है, मैं अपना स्थान तुम्हें सौंपता हूँ। पूरा समूह सन्न रह गया। अंततः जायान ने 2 जेड बक्से आगे बढ़ाए। जैसे ही तारकीय महल के वरिष्ठों ने उन्हें खोला, लाल प्रकाश चमक उठा। वे जादुई खजाने थे। दोनों वरिष्ठों की आंखों में प्रसन्नता भर गई। गंजे वृद्ध ने हंसते हुए कहा, अच्छा, चूंकि साथी दाववादी वक्र आत्मा इतना बड़ा उपहार दे रहा है, हम भी संकीर्ण नहीं बनेंगे। जायान ने भीतर ही भीतर लंबी सांस ली। सौभाग्य से, यदि मैं अंधाधुंध भीतर घुसता तो स्थिति कठिन हो जाती। कुछ अनावश्यक किंतु मूल्यवान जादुई खजानों का त्याग करना सही निर्णय था। नीली रोशनी चमकी और परिवहन गठन सक्रिय हो गया। इस प्रकार जब उन दोनों तारकीय महल के साधकों के हाथों में अचानक जादुई खजाने आ गए तो उनके हृदय आनंद से उछल पड़े। ऐसे खजाने, जिन्हें वे सामान्य परिस्थितियों में जीवन भर भी प्राप्त न कर पाते, अचानक उनके सामने आ गिरे थे। यदि वे इन जादुई खजानों को विधिवत शुद्ध कर लेते तो उनकी शक्ति में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती। इसी कारण वह दुबला पतला दाववादी झांग अंततः विवश होकर अपना स्थान सौंपने के लिए बाध्य हो गया। पूरे घटनाक्रम पर जायान की पकड़ पूर्ण थी। जब जायान ने दाववादी झांग को निवास लौटते समय देखा और उसके चेहरे पर भय, अपराधबोध और घबराहट का मिश्रण पाया तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उसी रात जायान ने चुपचाप उसके कक्ष में घुसपैठ की। यद्यपि संसार में ऐसी कोई विधि नहीं थी जो किसी साधक की चेतना को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सके, फिर भी जायान ने अपनी प्रबल आध्यात्मिक चेतना और मोहक भ्रम तकनीकों का प्रयोग कर उसे अर्धचेतन अवस्था में डाल दिया। इस अवस्था में दाववादी झांग केवल टूटी फूटी बातें ही बोल पा रहा था, किंतु वही बातें जायान के लिए पर्याप्त सिद्ध हुईं। जायान को पता चला कि दाववादी झांग और तारकीय महल के दोनों साधकों ने जानबूझकर कीमत बढ़ाई थी ताकि अन्य नींव स्थापन साधकों से अधिकतम आत्मा पत्थर निचोड़े जा सकें। इसी रहस्य को हथियार बनाकर और 2 पंचम स्तरीय दानव कोर का लालच दिखाकर जायान ने उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर लिया। दाववादी झांग भय से इतना भर चुका था कि वह लगभग टूटने ही वाला था। उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, क्या तारकीय महल के साधकों ने ही मुझे फंसा दिया। परिवहन गठन का सक्रिय होना। जैसे ही मंत्रोच्चार पूरे हॉल में गूंजने लगे, परिवहन गठन उज्ज्वल श्वेत प्रकाश से चमक उठा। एक स्पष्ट घंटीनुमा ध्वनि के साथ प्रकाश अचानक लुप्त हो गया। ये देखकर कि गठन से प्रतिबंध हट चुके हैं, गंजे वृद्ध साधक ने नींव स्थापन साधकों की ओर देखकर रूखे स्वर में कहा, सामान्यतः यहाँ एक और प्रबंधक भी रहता है, किंतु संयोग से उसे हाल ही में मुख्य तारकीय महल भेज दिया गया है। अन्यथा तुम लोगों को कहीं अधिक भुगतान करना पड़ता। अब आत्मा पत्थर सौंप दो। सभी साधकों ने तुरंत अपने अपने भंडारण थैले निकालकर आगे बढ़ा दिए। जायान ने भी बिना किसी झिझक के 2 और दानव कोर सौंप दिए, जिससे वृद्ध के चेहरे पर क्षणिक विस्मय उभर आया। सभी भुगतानों की जांच करने के बाद वृद्ध ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। इसके बाद विद्वान मध्य आयु साधक ने ताबीज़ों का एक गुच्छा निकाला और सब में बांटना शुरू किया। उसने परिवहन गठन की ओर संकेत करते हुए ठंडे स्वर में कहा, ये विस्थापन ताबीज़ हैं, इन्हें शरीर पर चिपकाकर तुम जा सकते हो। अन्य लोग संकोच में थे, किंतु जायान बिना एक शब्द बोले सीधे गठन में प्रवेश कर गया। ये साहस नहीं बल्कि विवेक था। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना से पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि गठन में कोई गड़बड़ी नहीं है। गठन के सामने लगी शिलापट्टी पर लिखा था, अद्भुत गहराइयाँ, वंडरस डेप्थ्स। इस नाम से जायान को कोई विशेष स्मृति नहीं जुड़ी। पिछले अनुभवों से वह जानता था कि द्वीपों के नाम अक्सर निरर्थक ही होते हैं। समुद्र की ओर पुनः प्रस्थान। जब अन्य साधकों ने जायान को बिना झिझक भीतर जाते देखा तो वे भी एक एक कर उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही सातों गठन के भीतर खड़े हुए, गंजे वृद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ मंत्र मुद्रा बनाई। श्वेतकण उसकी उंगलियों से निकलने लगे। तभी उसने अचानक पूछा, चूंकि हम तुम्हें गुप्त रूप से बाहरी तारकीय समुद्र भेज रहे हैं तो तुम लोग इस विषय में बकवास नहीं करोगे, है न? कड़ाईदार वस्त्र पहने दाववादी यी जिंग ने तुरंत श्रद्धापूर्ण भाव से उत्तर दिया, निश्चिंत रहें वरिष्ठ, हम आपके आभारी हैं। अपने ही विनाश को बुलाने जैसा मूर्खतापूर्ण कार्य हम कभी नहीं करेंगे। वृद्ध ने ठंडी दृष्टि से उसे देखा और बोला, अच्छा है, यदि अफवाहें फैलीं तो परिणाम गंभीर होंगे। फिर उसने नजरें घुमाईं और जायान पर ठहराईं। क्षण भर बाद उसने उंगली झटका। गठन सक्रिय हो गया, श्वेत प्रकाश भड़का और सातों साधक लुप्त हो गए। पीछे छूटी क्रूरता। साधकों के जाते ही गंजा वृद्ध चौंक कर बोला, तुमने नकली ताबीज क्यों नहीं दिए? विद्वान साधक ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि वह व्यक्ति आत्मा उद्भव नैसेंट सोल स्तर का था। यदि हमने धोखा दिया होता तो हम अब जीवित न होते। उसने अपनी आस्तीन से एक छोटा आत्मा खरगोश निकाला, जिसकी हरी आंखें चमक रही थीं। उसकी चेतना अथाह थी, वही अनुभूति जो केवल बुजुर्गों के सामने होती है। गंजे वृद्ध के माथे पर पसीना उभर आया।
फिर उनकी निगाह दाओवादी झांक पर पड़ी। अगले ही क्षण पीली रोशनी चमकी, दाओवादी झांक नष्ट हो गया। अब कोई नहीं जानेगा, वृद्ध ने ठंडे स्वर में कहा। ब्लैक रॉक नगर। उधर श्वेत प्रकाश की चमक के साथ जायान और अन्य 6 साधक एक जर्जर पत्थर के कक्ष में प्रकट हुए। यहाँ से उनका नया अध्याय प्रारंभ हो चुका था। पत्थर के कक्ष से बाहर निकलते ही उन्होंने एक काले पत्थर से बना छोटा नगर देखा। ब्लैक रॉक नगर। जायान ने हल्की मुस्कान के साथ बाहरी तारकीय समुद्र की ओर देखा। ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वास्तव में असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। सब्सक्राइब करो हेवनली टेल्स को। जिस जर्जर से भवन में परिवहन गठन ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन स्थापित था, वह पूरे नगर के केंद्र में स्थित था। ये भवन एक ऊंचे वेदी समान पत्थर के मंच पर टिका हुआ था, जिसके चारों ओर से सीढ़ियां नीचे की ओर उतरती थीं। आसपास की भूमि अपेक्षाकृत नीची होने के कारण यहाँ से पूरे नगर का दृश्य अत्यंत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। पूरा नगर लगभग 12 मीटर ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था, जिनके ऊपर एक घना चमकता हुआ श्वेत अवरोध बैरियर फैला हुआ था, जो निरंतर हल्की सी चमक बिखेर रहा था। दीवारों के भीतर विभिन्न आकार प्रकार की ऊंची इमारतें खड़ी थीं, किंतु अजीब बात यह थी कि किसी भी इमारत की छत नुकीली नहीं थी, सभी की छतें सपाट थीं। पहली नज़र में नगर भले ही इमारतों से भरा प्रतीत होता हो, किंतु ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता था कि इनमें से बहुत कम इमारतें अकेले खड़ी थीं। ये साधारण पत्थर की इमारतों की पंक्तियां नहीं थीं, बल्कि कई कई इमारतें एक दूसरे से जुड़ी हुई विशाल संरचनाओं के रूप में बनी थीं। किंतु जायन को जो दृश्य सबसे अधिक चौंकाने वाला लगा, वह यह था कि काले खुरदरे पत्थर से बनी सड़कों पर साधारण मनुष्य मॉडल्स भी साधकों कल्टिवेटर्स के बीच घुल मिलकर चल रहे थे और इमारतों के भीतर बाहर आते जाते दिखाई दे रहे थे। पर यह बात अपने आप में उतनी चौंकाने वाली नहीं थी। वास्तविक झटका तब लगा जब जायन ने देखा कि इन साधारण मनुष्यों में अधिकांश युवा और अत्यंत सुंदर स्त्रियां थीं। जहां तक शेष मनुष्यों का प्रश्न था, वे या तो हटे कट्टे बलशाली पुरुष थे या फिर नाजुक से युवा लड़के। यी जिंग और उसके साथ आए दल के अन्य सदस्य भी ये दृश्य देखकर उतने ही स्तब्ध रह गए जितना जायन। चूंकि वे बाहरी तारामंडल समुद्र आउटर स्टार सीज की यात्रा पर निकले थे, इसलिए उन्होंने पहले ही इन द्वीपों के विषय में पर्याप्त जानकारी इकट्ठी कर ली थी। किंतु जो दृश्य उनकी आंखों के सामने था, वह उनके द्वारा प्राप्त सभी सूचनाओं के पूर्णतः विपरीत था। यी जिंग के चेहरे पर कुछ क्षणों के लिए एक विचित्र भाव उभरा। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, साथ ही दाववादी लियू, जरा वंडरस डीप्स द्वीप वंडरस डेप्थ साइलेंट से संबंधित उस जेड स्लिप को फिर से देखिए। कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई। मैं अभी देखती हूँ। लियू उपनाम वाली महिला ने हड़बड़ी में अपनी संग्रह थैली स्टोरेज पाउच टटोलनी शुरू की, किंतु तभी शू युन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और शांत स्वर में बोला, देखने की आवश्यकता नहीं है। वंडरस डीप्स द्वीप की अधिकांश जानकारी झूठी है। ऐसे में आश्चर्य होना स्वाभाविक है। यी जिंग का चेहरा बदल गया। झूठी, इसका क्या अर्थ है? शू युन ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, अर्थ बहुत सरल है। वंडरस डीप्स द्वीप अन्य दानव पशु द्वीपों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ से लौटने वाले प्रत्येक साधक पर मौन आदेश गैग ऑर्डर लगाया जाता है। उन्हें केवल सीमित जानकारी ही बाहर बताने की अनुमति होती है। यदि कोई नियम तोड़े तो उसे अत्यंत कठोर दंड भुगतना पड़ता है। लियू महिला घबराकर बोली, क्या ये सब स्टार पैलेस के कारण है? शू युन ने सिर हिलाया, नहीं, ये स्टार पैलेस नहीं, बल्कि यहाँ शासन करने वाली संयुक्त शक्तियाँ हैं। यहाँ तक कि स्टार पैलेस भी इन शक्तियों को हल्के में लेने का साहस नहीं करता। ये सुनते ही जायन की भौहें हल्की सी उठीं, जबकि अन्य लोग एक दूसरे को असमंजस भरी दृष्टि से देखने लगे। शू युन हंसते हुए बोला, हे, वैसे ये स्थान उतना भयावह भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। कुछ साधकों के लिए तो ये स्वप्नलोक के समान है। ब्लैक रॉक सिटी इस पूरे द्वीप का एकमात्र नगर और बाजार है। यदि आपके पास आत्मा पत्थर स्पिरिट स्टोन्स या दानव कोर्ट डेमन कॉज हैं, तो ये स्थान साधकों का स्वर्ग है। उच्च स्तरीय साधना उपकरण, शक्तिशाली जादुई खजाने, अमूल्य आत्मा पशु और अत्यंत दुर्लभ सामग्री, यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। उसकी ऊंची आवाज के कारण आसपास से कुछ साधक और मनुष्य उनकी ओर देखने लगे, किंतु शीघ्र ही सबने नजरें फेर लीं। यी जिंग अब और भी अधिक भ्रमित हो गया, जबकि जायन शांत भाव से नगर का निरीक्षण करता रहा, मानो उसने शू युन की बातें सुनी ही न हो। ये देखकर शू युन ने जायन की ओर हल्की सी आश्चर्य भरी दृष्टि डाली। यी जिंग ने गहरी सांस लेकर पूछा, भाई शू, क्या आप हमें इस स्थान का विस्तृत परिचय दे सकते हैं? शू युन अब पूरी तरह सामान्य हो चुका था। अवश्य, चूंकि मैं फिलहाल कहीं जा नहीं सकता, क्यों न हम घूमते घूमते ही नगर के विषय में बात करें। और हाँ, यदि भविष्य में आप में से किसी को कोई बड़ा लाभ हो तो मुझे मत भूलिएगा। यी जिंग ने सिर झुकाकर कहा, हम आपके आभारी होंगे। यह नगर सचमुच अन्य नगरों से अलग प्रतीत होता है। ये कहते हुए उसकी दृष्टि एक पुरुष साधक पर पड़ी, जो खुलेआम एक साधारण मानव स्त्री को अपनी बाहों में लिए सड़क पर चल रहा था। आसपास के लोग इस दृश्य से पूरी तरह उदासीन थे, मानो ये सामान्य बात हो।
शूयुन मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। वह उन्हें एक विशाल पत्थर की इमारत की ओर ले गया जो पहले ही जायन का ध्यान आकर्षित कर चुकी थी। दूर से ही जायन ने देखा कि द्वार पर दो सुंदर मानव स्त्रियां खड़ी थीं, जो भीतर प्रवेश करने वाले साधकों का मुस्कान के साथ स्वागत कर रही थीं। चलते चलते शूयुन ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, ये बात याद रखिए, ये भले ही हेवनली स्टार सिटी न हो, पर यहाँ जादुई युद्ध पूर्णतः निषिद्ध हैं। केवल विशेष अखाड़ों में ही इसकी अनुमति है। नियम तोड़ने पर सीधा मृत्युदंड दिया जाता है। ये सुनकर गहरे रंग का अधेड़ व्यक्ति चौंक पड़ा। ये तो हेवनली स्टार सिटी से भी कठोर है। शू युन ने शांत स्वर में कहा, हाँ, पर इसी कारण यहाँ साधक निश्चिंत रह सकते हैं। मेरी जानकारी में आज तक कोई भी बदला लेकर जीवित नगर से बाहर नहीं जा सका, क्योंकि यहाँ हर समय एक नासेंट सोल स्तर का वरिष्ठ साधक पहरा देता है। नासेंट सोल। पूरे दल के चेहरे पर भय और आश्चर्य एक साथ उभर आया। जायन का हृदय भी क्षण भर के लिए कांप उठा और वह भीतर ही भीतर अत्यंत सतर्क हो गया। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स को। नासेंट सोल स्तर के साधक की बात सुनते ही पूरे दल के वातावरण में एक अदृश्य दबाव सा फैल गया। यद्यपि शूयुन का स्वर शांत था, किंतु उसके शब्दों में छिपा अर्थ अत्यंत गंभीर था। जायन ने भीतर ही भीतर अपने मन को स्थिर किया और अपने आध्यात्मिक बोध को सावधानी से संकुचित कर लिया ताकि अनावश्यक ध्यान आकर्षित न हो। शूयुन उन्हें उस विशाल पत्थर की इमारत के भीतर ले गया। जैसे ही वे प्रवेश द्वार से अंदर पहुंचे, एक भव्य और चकाचौंध कर देने वाला दृश्य उनके सामने खुल गया। भीतर का हॉल अत्यंत विशाल था। छत इतनी ऊंची थी कि वहां जड़े चमकते क्रिस्टल दीप तारों जैसे प्रतीत हो रहे थे। चारों ओर संगमरमर की दीवारों पर जटिल गठन चिन्ह उकेरे गए थे, जिनसे निरंतर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। हॉल के भीतर सैकड़ों साधक उपस्थित थे। कुछ अकेले थे, कुछ समूहों में, और कई ऐसे भी थे जो साधारण मानव स्त्रियों के साथ बैठे सौदेबाजी कर रहे थे। इन स्त्रियों की आंखों में भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास और अभ्यस्त सहजता झलक रही थी, मानो ये जीवन उनके लिए बिल्कुल सामान्य हो। ये जिनका हृदय बार बार विचलित हो रहा था। उसने धीरे से पूछा, भाई शू, ये साधारण मनुष्य, क्या ये सब स्वेच्छा से यहाँ हैं? शू युन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, स्वेच्छा से भी और परिस्थितिवश भी। वंडरस डीप्स द्वीप पर साधारण मनुष्यों के लिए बाहर की दुनिया से कहीं अधिक सुरक्षित जीवन है। यहाँ उन्हें भोजन, आश्रय और सुरक्षा मिलती है, बस बदले में उन्हें साधकों की सेवा करनी होती है। यी जिंग ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द उसके गले में अटक गए। वह साधना की दुनिया में नया नहीं था, किंतु यह व्यवस्था फिर भी उसे असहज कर रही थी। जायन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी दृष्टि एक कोने में लगे विशाल सूचना पट इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर जा टिकी, जहां लगातार नए मिशन, दानव शिकार अनुरोध और विशेष व्यापार सूचनाएं प्रकट हो रही थीं। उसके अनुभव ने तुरंत भांप लिया, यह नगर केवल बाजार नहीं, बल्कि पूरे द्वीप की धुरी था। यदि आप लोग संसाधन कमाने आए हैं, शू युन ने धीमे स्वर में कहा, तो ये स्थान आपके लिए उपयुक्त है। पर एक बात याद रखिए, लालच यहाँ सबसे बड़ा शत्रु है। असंख्य साधक इस नगर में धन कमाकर शक्तिशाली बने, और उससे भी अधिक यहीं हमेशा के लिए गुम हो गए। गहरे रंग का अधेड़ व्यक्ति अनजाने में मुट्ठी भींच बैठा। उसकी आंखों में भय के साथ साथ लालच की चमक भी साफ दिखाई दे रही थी। इसी क्षण हॉल के मध्य में एक घंटी की गूंज सुनाई दी। पूरा वातावरण अचानक शांत हो गया। सूचना पट पर सुनहरी अक्षरों में नए शब्द उभरे। तीसरे क्षेत्र में उच्च स्तरीय दानव गतिविधि पाई गई है। जीवित पकड़ मिशन, भुगतान अत्यंत उच्च। ये पढ़ते ही कई साधकों की आंखें चमक उठीं। कुछ बिना देर किए बाहर की ओर बढ़ गए। जायन की दृष्टि क्षण भर के लिए उन शब्दों पर ठहर गई। उसके मन में हलचल मच गई। यह अवसर था, पर साथ ही खतरे से भरा भी। शू युन ने जायन की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, यदि आप अकेले चलने का सोच रहे हैं तो सावधान रहिए। ये द्वीप शक्तिशाली लोगों को इनाम देता है और कमजोरों को बेरहमी से निगल जाता है। जायन ने उत्तर नहीं दिया। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था, किंतु भीतर उसकी साधना पहले ही तेजी से घूमने लगी थी। वंडरस डीप्स द्वीप पर उसका पहला कदम अब केवल निरीक्षण नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसे मार्ग की शुरुआत बन चुका था जहां हर निर्णय जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा खींच सकता था। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स को। जयान ने इस पर थोड़ा आश्चर्य महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि दैवीय शैतान नाशक बिजली के बिना उसकी बांस बादल झुंड तलवारें उन्हें तपाने में कितना कम समय बिताया था, इसके कारण कुछ हद तक शक्ति में कमी थी। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, काले पक्षी उसके सामने आ गए। यद्यपि उनके पास विद्वान व्यक्ति की जादुई शक्ति का समर्थन नहीं था, स्याही पत्थर जादुई खजाना अभी भी उसकी आध्यात्मिक भावना से जुड़ा हुआ था। उनके हमले ने थोड़ा सा भी नहीं घटाया था। जयान ने ठंडे से हुंकार भरी और फूलों की टोकरी प्रकाश के साथ खिल गई। प्रकाश उग्र रूप से विस्तारित हुआ और बिना किसी अपवाद के सभी पक्षियों को लिपट लिया। विद्वान व्यक्ति पीला पड़ गया और अविश्वास के साथ चिल्लाया, असंभव! तुम्हारे पास इतने सारे प्राचीन खजाने कैसे हो सकते हैं? एक साधारण साधक के लिए एक प्राचीन
खजाना रखना पहले से ही अत्यंत भाग्यशाली होगा। आखिरकार जब भी वे उभरे, अधिकांश प्राचीन खजाने नेसेंट सोल साधकों के हाथों में गिर गए, जिससे कोर फॉर्मेशन साधक के लिए एक पर भी हाथ रखना अत्यंत कठिन हो गया। हालांकि जयान को जवाब देने में थोड़ा सा भी रुचि नहीं थी। उसने फूलों की टोकरी को फेंक दिया। फूलों की टोकरी फिर बड़े स्टाम्प ब्लॉक से टकराए और इसे अपनी रोशनी से लिपट लिया। यद्यपि स्टाम्प उग्र रूप से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था, ये बहुत कम सफल था। इसके बाद जयान ने फिर अपनी उंगलियों को झटका दिया, बेरहमी से नीले तलवार ऊर्जा की 10 धाराएं संयमित विद्वान व्यक्ति की ओर गोली मार दी। नहीं, विद्वान व्यक्ति केवल आतंक में चिल्ला सकता था, इससे पहले कि उसका शरीर तलवार ऊर्जा के प्रभाव से लड़खड़ाया। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने के साथ उसका जीवन तेजी से फीका पड़ गया। चून की 5 तत्व पट्टियों ने उसके सच्चे सार और खेती को सील कर दिया था, इसलिए उसका विनाश सुनिश्चित था। फिर एक इशारे के साथ 5 तत्व पट्टियां एक चमक के साथ गायब हो गईं, इससे पहले कि जयान के हाथ में फिर से प्रकट हों। जयान की दृष्टि ठंडे से एक तरफ मुड़ी। पसीने से लथपथ सिर बड़े व्यक्ति ने अपनी स्टाम्प को पुनः प्राप्त करने के प्रयास में एक अवतार इशारा पकड़ा, क्योंकि 6 नीली तलवारें उसकी नीली तावीज़ बाधा पर लगातार हथौड़ा मार रही थीं। निश्चित रूप से उसका प्रयास व्यर्थ था। बड़े व्यक्ति का मन हिल गया था जब उसने देखा कि उसके साथी से कितनी आसानी से निपटा गया था। जब उसने देखा कि जयान का ध्यान उस पर स्थानांतरित हो गया, तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर एक ठंडक में टूट गया। उसने अपने दांत पीसे और अचानक नीली रोशनी की एक धारा के रूप में उड़ गया, एक निर्णायक कदम में अपने स्वयं के आत्मा जुड़े जादुई खजाने को छोड़ते हुए। जयान ने अपनी आंखें संकीर्ण की और उसकी तांबे की पट्टियां एक बार फिर दृष्टि से गायब हो गईं। एक पल बाद वे भागते हुए व्यक्ति के सिर के ऊपर प्रकट हुईं। बड़ा व्यक्ति अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका, क्योंकि 5 तांबे की पट्टियों ने उसके शरीर पर लॉक किया, उसकी नीली बाधा से गुजरते हुए मानो वहां कुछ भी नहीं था। उसी पल उसके चारों ओर की नीली रोशनी अचानक गायब हो गई, क्योंकि वह आकाश से एक लड़खड़ाहट के साथ गिर गया। जयान की आंखों से एक ठंडी चमक चमकी। नीली रोशनी की एक धारा आकाश से गिरी और बड़े व्यक्ति के चारों ओर कई बार घाव लगाई, उसे टुकड़ों में काट दिया। दोनों स्टारफॉल गठबंधन साधक पहले से ही जयान के हाथ से मारे जा चुके थे। उस क्षण जयान ने सहजता से उनकी भंडारण थैलियां लीं और एक पल के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ उनके माध्यम से देखा, इससे पहले कि शांति से उन्हें दूर रख दिया। जहां तक मास्टरलेस ब्लॉक स्टाम्प और स्याही पत्थर जादुई खजानों की बात थी, जयान ने खुद को भी उनकी मदद की। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए जयान ने फिर समुद्र की ओर अपना सिर नीचे किया और कहा, साथी दाववादी काफी समय से चुपके से देख रहा है। तुम ताज़ी हवा की सांस के लिए बाहर क्यों नहीं आते? यद्यपि उसकी आवाज़ बहुत तेज नहीं थी, इसे 1 किलोमीटर दूर से स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। जयान के पास से समुद्री हवा बही, इससे पहले कि क्षेत्र एक बार फिर मौन में लौट आया। जयान ने ये देखकर आह भरी। एक उदास अभिव्यक्ति के साथ उसने एक चिड़चिड़े स्वर में कहा, क्या मुझे खुद समुद्र से आपके सम्मानित स्वयं को बाहर खींचना चाहिए? जयान ने अपने छिपने की जगह की खोज की होने के साथ छिपा हुआ व्यक्ति घबराहट में कहने से खुद को रोक नहीं सका, साथी दाववादी कृपया प्रतीक्षा करें, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। लिंग यूलिंग। जयान ने व्यक्ति की आवाज़ सुनकर कुछ हद तक आश्चर्यचकित महसूस किया। उसके नीचे का समुद्र लहराया और सफ़ेद रोशनी के साथ चमका, इससे पहले कि समुद्र से धीरे धीरे बाहर उड़ते हुए एक साधक को प्रकट करे। नए आगंतुक ने स्टार पैलेस के सफ़ेद वस्त्र पहने थे, लंबे काले बाल थे और जेड के साथ एम्बेडेड एक पन्ना हरे हेडबैंड था। व्यक्ति की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होने पर जयान ने थोड़ा आश्चर्य प्रकट किया। व्यक्ति की त्वचा निर्दोष सफ़ेद थी, मोटी गहरी भौहें, नाजुक लाल होंठ, नुकीली आंखें और एक पतली नाक। स्टार पैलेस साधक निस्संदेह सुंदर था, लेकिन जो बात जयान को चौंका दी वह ये थी कि वह ये नहीं बता सकता था कि व्यक्ति एक पुरुष है या एक महिला। यदि यह व्यक्ति एक महिला थी तो कोई कह सकता है कि उसका मुंह एक प्राकृतिक मुस्कान बनाता है और उसकी हर गतिविधि आत्मविश्वास और आसानी का एक निशान ले जाती है। यदि कोई कहना चाहे कि व्यक्ति एक पुरुष था तो कोई कह सकता है कि उसकी सुंदर उपस्थिति एक छिपा हुआ आकर्षण रखती है, जो अन्य पुरुषों के प्रति घातक रूप से आकर्षक साबित होता है। यद्यपि मैं आपका सम्मानित नाम नहीं जानता, मैं आपके बचाव के लिए आभारी हूँ। मैं स्टार पैलेस का बाहरी मामलों का प्रवर्तक लिंग यूलिंग हूँ। जबकि व्यक्ति की आवाज़ सुखद थी, ये पिच में तटस्थ थी। इससे जयान को भौहें सिकुड़ने और आशंका महसूस करने का कारण बना। ये व्यक्ति उसे स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र के शैतानी मार्ग से हार्मोनियस बॉन्ड संप्रदाय के युवा मास्टर तियान की याद दिला रहा था। लेकिन कुछ और विचार के बाद उसने महसूस किया कि वे पूरी तरह से अलग थे। जबकि युवा मास्टर तियान अत्यंत भव्य हो सकते हैं, उनके व्यवहार और आवाज़ स्पष्ट रूप से एक आदमी की थी। जहां तक इस लिंग यूलिंग साथी की बात थी, यद्यपि उसके कार्य एक पुरुष के थे, वह एक अवर्णनीय स्त्रीलिंग आभा रखता था। इसके अलावा उसकी आवाज़ में गहरी चुंबकत्व के साथ उसे एक पुरुष या महिला के रूप में अंतर करना और भी अधिक कठिन था। मैं जयान हूँ। मेरे पिछले कार्यों ने केवल एक मामूली प्रयास लिया।
यदि उन्होंने मेरा हाथ मजबूर नहीं किया होता तो मैं उन पर हमला नहीं करता। यद्यपि वह अभी भी चौंका हुआ महसूस कर रहा था, उसने अपने चेहरे पर इसका कोई संकेत प्रकट नहीं किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। लिंग यूलिंग मीठे से मुस्कुराया, आकस्मिक रूप से एक फ्लर्टेटिव आकर्षण उत्पन्न करते हुए। जयान ने अपने हृदय को ठंडे से कांपते हुए महसूस किया। चूंकि वह अभी भी नहीं जानता था कि वह एक पुरुष है या एक महिला, वह केवल लिंग यूलिंग की सुंदरता की ओर एक अंधी आंख मोड़ सकता था। लिंग यूलिंग ने विचार में टिमटिमाती आंखों के साथ अपनी मुस्कान वापस ली। फिर उसने गंभीरता से कहा, क्या कारण है कि साथी दाऊवादी जल्दी में है? क्योंकि वह स्वर्गीय तारा नगर जाना चाहता है। नगर को पहले से ही बंद कर दिया गया होना चाहिए और प्रवेश करना काफी कठिन होगा। यदि साथी दाऊवादी इच्छुक है तो मुझे आपके बचाव के मुआवजे के रूप में आपको नगर में ले जाने में खुशी होगी। जब लिंग यूलिंग ने यह कहा तो जयान ने कुछ हद तक आश्चर्य महसूस किया, लेकिन कुछ विचार के बाद उसने महसूस किया कि उसने पहले से ही स्टारफॉल गठबंधन के साथ अपने संबंध की कमी प्रदर्शित की थी जब उसने उनके 2 साधकों को मार डाला। जैसे लिंग यूलिंग ने पहल करके उसे एक प्रस्ताव दिया जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता था। जयान ने धीरे धीरे एक उज्ज्वल अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया, मेरा गुफा निवास स्वर्गीय तारा नगर में स्थापित किया गया था और मैं इसकी वजह से वापस लौटने की जल्दी में था। मुझे साथी दाऊवादी लिंग को परेशानी के लिए धन्यवाद देना चाहिए, अन्यथा मैं नगर में प्रवेश करने में असमर्थ हो सकता था। लिंग यूलिंग ने प्रतिक्रिया में उज्ज्वल मोहक आंखों के साथ खुशी से मुस्कुराया। आप बहुत दयालु हैं। चूंकि साथी दाऊवादी बिना किसी हिचकिचाहट के उन दोनों को मारने में सक्षम था, इसलिए आपको नगर में प्रवेश करने के लिए स्वाभाविक रूप से किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा स्टार पैलेस आपका स्वागत करता है। हालांकि वे दोनों मेरा पीछा करने में एकमात्र साधक नहीं थे, न ही वे सबसे मजबूत थे। हमें अपने रास्ते पर जल्दी करना चाहिए। जयान चुप रहा और जवाब में सिर हिलाया। दोनों फिर स्वर्ग तारा नगर की ओर प्रकाश की धाराओं के रूप में उड़ गए। रास्ते में जयान ने जिज्ञासा से अन्य साधक की जांच की। चूंकि लिंग यूलिंग के सफ़ेद कपड़े थोड़े ढीले थे, इसलिए जयान बाहर से किसी भी महिला या पुरुष विशेषताओं को बनाने में सक्षम नहीं था। करीब से निरीक्षण करने पर उसने पाया कि लिंग यूलिंग के गले से कोई उभार नहीं था। हालांकि ये निश्चित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि वह एक महिला थी। उसके सर्वोत्तम ज्ञान के लिए कुछ विचित्र खेती कला थी जो किसी के यिन और यांग को उलट देती हैं, किसी के लिंग विशेषताओं के हिस्सों को बदलती हैं। ये व्यक्ति इस तरह की तकनीक की खेती नहीं कर रहा होगा, है ना? जयान ने अजीब तरह से सोचा। जयान की दृष्टि को देखते हुए सुंदर व्यक्ति ने जयान की ओर आकर्षक रूप से मुस्कुराया, जिससे वह शर्मिंदगी में अपना सिर दूर कर दिया। साथ ही दाऊवादी के पास 2 प्राचीन खजाने हैं और ऐसा लगता है कि स्वर्ग द्वारा पसंद किया गया है। यद्यपि मुझे कई जादुई खजाने देखने का सौभाग्य मिला है, मैंने कभी भी आपकी तांबे की पट्टियों जैसी क्षमताओं वाला कोई नहीं देखा है। मुझे आश्चर्य है कि उनकी उत्पत्ति क्या है। जैसे ही लिंग यूलिंग प्रकाश की एक धारा में उड़ रहा था, उसने किसी कारण से आकस्मिक रूप से जयान के प्राचीन खजानों का उल्लेख किया। जयान ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, ये कुछ भी नहीं है। मेरे पास केवल साधारण साधकों की तुलना में अधिक अवसर रहे हैं। वह इतनी आसानी से सच्चाई को प्रकट नहीं करेगा। हे, लेकिन साथ ही दाऊवादी ने खुद 2 समान ग्रेड साधकों को मार डाला और संभवतः एक सामान्य चरित्र नहीं हो सकता है। क्या आप हमारे स्टार पैलेस में शामिल होने में रुचि रखेंगे? मैं आपको एक सिफारिश दे सकता हूँ। ये देखते हुए कि जयान जवाब नहीं देना चाहता था, उसने मुद्दे को नहीं धकेला और इसके बजाय आकस्मिक रूप से विषय को उसे भर्ती करने के लिए बदल दिया। जब जयान ने ये सुना तो वह खुद को भौहें सिकोड़ने से रोक नहीं सका। ये लिंग यूलिंग संभालना काफी कठिन था। वे अभी तक नगर में नहीं पहुंचे थे और उसने पहले से ही कुछ गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। कोई भी साधक जो अब स्टार पैलेस में शामिल हुआ, वह तोप का चारा बन जाएगा, लेकिन यदि उसने मना किया तो क्या उसे अभी भी नगर में प्रवेश दिया जाएगा? उसके अपने शब्द उसे फंसा देंगे। एक पल के विचार के बाद जयान ने आह भरी और विचार के साथ बोला, यद्यपि मैंने काफी समय से स्टार पैलेस को देखा है, उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय ने मुझे असाधारण रूप से अच्छी तरह से व्यवहार किया है। मुझे डर है कि मैं आने वाले वर्षों में उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय के अतिथि बुजुर्ग के रूप में अपनी पोस्ट नहीं छोड़ सकता। मैं वास्तव में खेद हूँ। जयान ने बेशर्मी से मना करने के लिए एक बहाने के रूप में उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय का उपयोग किया। यह कोई बात नहीं है। मैं साथ ही दाऊवादी जयान की असाधारण वफादारी के प्रति बहुत प्रशंसा महसूस करता हूँ। हालांकि हमारा स्टार पैलेस हमेशा आपके जैसे व्यक्तियों को हमारी श्रेणियों में स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा। लिंग यूलिंग ने जयान के कूटनीतिक इनकार पर कोई असंतोष प्रकट नहीं किया। इसके बजाय वह मंद रूप से मुस्कुराया और बिखरे हुए तारा समुद्रों की कुछ छिपी अफवाहों और दिलचस्प कहानियों के बारे में जयान के साथ बात करना शुरू कर दिया। उसने कूटनीतिक रूप से स्टार पैलेस और स्टारफॉल गठबंधन से संबंधित किसी भी मामले का फिर से उल्लेख करने से परहेज किया।
जयान लिंग यूलिंग के रवैये में त्वरित बदलाव पर काफ़ी खुश था, जिससे उसे आराम करने का कुछ समय मिला। जैसे ही वे अपने रास्ते पर बेकार बातचीत कर रहे थे, उन्होंने अंततः स्वर्गीय तारानगर को देखा और आनंदित हुए। लेकिन इससे पहले कि वे द्वीप के करीब पहुंचने में कामयाब होते, 5 साधकों की एक टुकड़ी कहीं से भी बाहर से उनके सामने प्रकट हुई। उनका नेता एक पीले चेहरे वाला मध्यम आयु वर्ग का प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन साधक था। अन्य 4 साधक सभी फाउंडेशन स्थापना में थे। हम प्रवर्तक लिंग को सम्मान देते हैं। लिंग यूलिंग को पहचानने पर 4 फाउंडेशन स्थापना साधक आगे उड़े और सम्मानपूर्वक उसे सलाम किया। ऐसा लग रहा था कि यह उभयलिंगी व्यक्ति स्टार पैलेस में काफ़ी प्रतिष्ठा रखता था। पीले चेहरे वाले साधक ने सुखद आश्चर्य प्रकट किया और पूछा, जूनियर मार्शल भाई लिंग, क्या आप ठीक हैं? सीनियर मार्शल भाई ये सुनकर काफ़ी चिंतित था कि साउथक्लियर द्वीप पर हमला किया गया था। ये साथी दाववादी कौन हो सकता है? पीले चेहरे वाले साधक ने फिर अपनी दृष्टि जयान पर घुमाई और संदेह से उसकी जांच की। लिंग यूलिंग ने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ बोला, मेरा रास्ते में 2 स्टारफॉल गठबंधन साधकों द्वारा पीछा किया गया था, लेकिन सौभाग्य से साथी दाववादी जयान मेरे बचाव में आए। चूंकि साथी दाववादी जयान का गुफा निवास स्वर्गीय तारानगर में स्थापित किया गया था, इसलिए मैं उन्हें यहाँ वापस ले आया हूँ। साथी दाववादी जयान को नगर में अनुमति देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह नहीं जानते हुए कि क्या यह नगर की जल्दी से थकावट या कुछ आंतरिक चोटों के कारण था, जयान ने देखा कि लिंग यूलिंग का चेहरा कुछ हद तक पीला हो गया था, जिससे वह कुछ हद तक नाजुक दिखाई दे रहा था। चूंकि वह कोई है जिसने जूनियर मार्शल भाई लिंग के जीवन को बचाया, यह कोई समस्या नहीं होगी। जूनियर मार्शल भाई लिंग, क्या आप घायल हैं? जब जयान ने पीले चेहरे वाले साधक की अत्यंत चिंतित अभिव्यक्ति देखी तो उसका हृदय हिल गया। ये कुछ भी नहीं है। यद्यपि उन्होंने मुझे एक जादुई खजाने से मारा, मेरे पास मेरी स्वर्गीय सुगंध श्रृंखला की सुरक्षा थी और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लिंग यूलिंग का सुंदर चेहरा मंद रूप से लाल हो गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत रही। हिचकिचाहट के एक पल के बाद पीले चेहरे वाले व्यक्ति ने अपने शरीर से एक छोटी बोतल ली और विनम्रता से उसे सौंप दी। मेरे पास एक स्वर्ग आत्मा गोली है जो एक गुप्त सूत्र से परिष्कृत की गई थी। जूनियर मार्शल भाई लिंग, कृपया इसे लें और अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जाओं को किसी भी स्थायी नुकसान से रोकें। जब लिंग यूलिंग ने यह देखा तो उसकी अभिव्यक्ति डूब गई, मानो वह गुस्सा होने वाला हो। लेकिन वह जल्द ही कुछ सोचा और इसके बजाय भावुक आंखों के साथ मुस्कुराया, कहते हुए, तो जूनियर मार्शल भाई को दवा के लिए सीनियर मार्शल भाई को धन्यवाद देना चाहिए। मुझे पहले महल में जाना चाहिए और साउथक्लियर द्वीप पर रिपोर्ट करनी चाहिए। मुझे डर है कि मुझे साथी दाववादी जयान को नगर में मदद करने के लिए सीनियर मार्शल भाई से पूछना चाहिए। चूंकि वह मेरा रक्षक है, इसलिए सीनियर मार्शल भाई को उसके साथ ठीक से व्यवहार करना चाहिए। लिंग यूलिंग ने फिर मुस्कुराया, अपने पतले निर्दोष हाथ से बोतल को बहुत सुंदर तरीके से लेते हुए। उस क्षण में ये प्रतीत हुआ कि वह निस्संदेह एक महिला थी। पीले चेहरे वाले साधक ने उत्साह प्रकट किया, मानो वह लिंग यूलिंग के सुखद शब्दों को सुनकर सम्मानित हो। यह कोई समस्या नहीं है। चूंकि बुजुर्ग वान ड्यूटी पर है, वह जूनियर मार्शल भाई के लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाएगा। फिर उसने अपनी छाती को थप्पड़ मारा और प्रतिज्ञा की, कृपया साथी दाववादी जयान को मेरे साथ छोड़ने में संकोच न करें। जब जयान ने ये देखा तो उसकी आंखों से एक अजीब अभिव्यक्ति टिमटिमाई। क्या ये व्यक्ति एक महिला थी या नहीं? अन्यथा पीले चेहरे वाला व्यक्ति लिंग यूलिंग के साथ इतना मोहित क्यों दिखाई देगा? जयान का हृदय बड़ी उथल पुथल में था। प्रवेश के लिए आवश्यकताएं। लंबे समय तक पीले चेहरे वाले साधक ने उस दिशा में घूरा जिसमें लिंग यूलिंग उड़ गया था। आखिरकार उसने अपनी दृष्टि वापस जयान की ओर घुमाई और शांति से कहा, यद्यपि साथी दाववादी ने जूनियर मार्शल भाई लिंग की सहायता की, फिर भी कुछ सवाल हैं जो मुझे आपसे पूछने चाहिए। चूंकि ये कठिन समय है, मुझे उम्मीद है कि साथी दाववादी सहयोग करेंगे। जयान ने शांति से जवाब दिया, यदि साथी दाववादी के पास कोई सवाल हैं तो कृपया पूछने में संकोच न करें। पीले चेहरे वाले साधक ने अपना सिर हिलाया और कहा, अच्छा, पहले मुझे अपनी पहचान बताएं, मैं सत्यापित करूंगा कि यह सच है या नहीं। जयान ने यह सुनकर मुस्कुराया, मैं उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय का एक बुजुर्ग हूँ। यह मेरा बैज है और यह नगर में मेरे गुफा निवास का प्रतिबंध नियंत्रण पदक है। मुझे यकीन है कि साथी दाववादी जानेंगे कि यह वास्तविक है या नकली। उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय, एक नज़र डालें और देखें कि क्या उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय में जयान नाम का कोई बुजुर्ग है। पीले चेहरे वाले साधक ने कुंद रूप से दोनों पदकों को लिया और अपने सिर को घुमाए बिना अपने पीछे वालों को एक आदेश दिया। हाँ, जब नाजुक महिला साधक ने उसे सुना तो उसने जल्दबाजी में अपनी भंडारण थैली से खोजबीन की, इससे पहले कि एक जेड स्लिप निकाले और इसके भीतर अपनी आध्यात्मिक भावना को विसर्जित करे। इसके बाद उसने परिणामों की रिपोर्ट करने से पहले कई बार जयान को देखा, एक सम्मानजनक स्वर के साथ बोलते हुए, प्रवर्तक जाओ, उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय में वास्तव में जयान नाम का एक बुजुर्ग है और उसकी उपस्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी रिकॉर्ड की गई है।
जब पीले चेहरे वाले साधक ने यह सुना तो उसने अभिव्यक्तिहीन रूप से अपना सिर हिलाया। ओह, ये दोनों पदक वास्तविक हैं। आपकी पहचान के साथ कोई समस्या नहीं लगती है। पीले चेहरे वाले साधक ने पदकों को ज़यान को वापस फेंक दिया। ठीक है, तुम चार अपने गश्त पर जारी रखो। मैं इस साथी दाऊवादी को नगर में ला रहा हूँ। उसके पीछे चारों ने स्वीकृति में चिल्लाया, हाँ। इसके बाद पीले चेहरे वाले साधक ने शब्दहीन रूप से ज़यान को इशारा किया और स्वर्गीय तारा नगर की ओर उड़ गया। ज़यान ने नीली रोशनी की एक धारा के रूप में उसके करीब उड़ान भरी। बहुत लंबे समय के बाद पीले चेहरे वाले साधक ने नगर की ऊंची दीवारों तक ज़यान को लाया, इससे पहले कि एक नगर गेट की ओर उड़ान भरी। यद्यपि कोई और पूछताछ नहीं थी, ज़यान ने अपने आसपास की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना जारी की। रास्ते में कम से कम 6 छिपे हुए साधकों की खोज की। यद्यपि वे ज़्यादातर फाउंडेशन स्थापना साधक थे, 2 कोर फॉर्मेशन साधक थे जो अनदेखे रहे। यद्यपि उसका चेहरा शांत रहा, उसका हृदय कांप गया। ऐसा लग रहा था कि साउथक्लियर द्वीप पर हमले ने स्वर्गीय तारा नगर को बहुत बढ़ी हुई सुरक्षा पेश करने के लिए प्रेरित किया था, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। यदि उसे एक रेफरल नहीं दिया गया होता तो उसे डर था कि नगर में प्रवेश करना एक आसान काम नहीं होता। नगर गेट काफ़ी वीरान दिखाई दिए। इसके बाहर खड़े दर्जनों सफ़ेद कपड़े पहने साधकों के अलावा वहाँ कोई और मौजूद नहीं था। इसके अलावा जैसे जैसे ज़यान नगर के करीब आया, उसने पाया कि दीवारें और गेट मंद सफ़ेद रोशनी के साथ चमक रहे थे, मानो वे एक प्रतिबंध के प्रभाव में हों। पीले चेहरे वाले साधक के गेट पर उतरने के बाद वह सीधे एक बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ा जो एक बांस की कुर्सी में झुक रहा था। उसके पास एक छोटी दाढ़ी और उसके चेहरे पर सभी मूंछें थीं। उसने बूढ़े व्यक्ति को सलाम किया और एक सम्मानजनक स्वर के साथ बोला, प्रवर्तक यू। यह उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय के बुजुर्ग ज़यान हैं। मैंने पहले से ही उनकी पहचान और कमांड पदक का निरीक्षण किया है और मुझे कोई समस्या नहीं मिली है। मुझे प्रवर्तक यू को नगर में प्रवेश करने की प्रक्रिया समझाने के लिए परेशान करना चाहिए। मैं अधिक समय तक नहीं रह सकता क्योंकि मुझे अपने गश्त पर जारी रखना चाहिए। ज़यान की दृष्टि बूढ़े व्यक्ति पर गिरी और उसने तुरंत अपनी रक्षा लगाई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि पीले चेहरे वाला साधक उसके प्रति इतना विनम्र था। वह एक मध्य कोर फॉर्मेशन साधक था। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, मानो वह अभी भी आधा सो रहा हो। उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय। हिचकिचाहट के एक पल के बाद उसने कुछ हद तक अनिच्छा से जोड़ा, ये सही है, और उसने धार्मिक रूप से जूनियर मार्शल भाई लिंग की भी सहायता की। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक ठंडी चमक टिमटिमाई, मंद रूप से एक उत्साही ऊर्जा प्रकट करते हुए, इससे पहले कि यह तुरंत गायब हो जाए। फिर एक शक्तिहीन आवाज के साथ उसने आलस्य से कहा, ओह, यह अजीब है। ठीक है, मैं समझता हूँ। साथी दाऊवादी जाओ लौट सकते हैं। पीले चेहरे वाले साधक को बूढ़े व्यक्ति के व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसे सलाम किया, इससे पहले कि उड़ जाए। ज़यान पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। ज़यान शांति से जगह पर खड़ा रहा और चुपचाप बूढ़े व्यक्ति को देखा। मैंने उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय की युवा लड़की ज़ियारा लिन को पहले कई बार देखा है। वह वास्तव में एक बढ़िया सुंदरता है। मैंने आपके बारे में सुना है, उत्कृष्ट ध्वनि संप्रदाय के बुजुर्ग, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे आपसे पहले कभी मिलने का मौका नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि आपकी युवा उपस्थिति से कि आप भी एक तकनीक की खेती करते हैं जो आपकी उपस्थिति की उम्र बढ़ने को रोकती है, हमारे साथी दाऊवादी लिंग की तरह। मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के लिए ये खेती तकनीकें सभी प्रकृति में अत्यधिकहीन हैं। यदि एक आदमी इसकी खेती करता है तो बहुत कम लाभ हैं। शांति के साथ ज़यान ने पूछा, क्या आपके शब्दों का मतलब है कि साथी दाऊवादी लिंग एक आदमी है? जहां तक मेरी उपस्थिति की बात है, यह एक चेहरा सेटिंग गोली का परिणाम है जो मैंने बहुत पहले ली थी, खेती तकनीक नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने एक मंद हंसी छोड़ी, इससे पहले की गति की प्रभावशाली कमी के साथ बोले, हमारा स्टार पैलेस भी अनिश्चित है कि साथी दाऊवादी लिंग एक पुरुष है या महिला, मुझे तो छोड़ दो। हालांकि ये निस्संदेह है कि वह एक तकनीक की खेती करता है जो उसकी उपस्थिति को रोकती है। हाँ, ऐसा लगता है कि साथी दाऊवादी ज़यान का भाग्य एक दुर्लभ दवा गोली का सेवन करने का अवसर आने के लिए काफ़ी अच्छा है। ज़यान ने आश्चर्य महसूस किया। बूढ़े व्यक्ति ने जारी रखा, ठीक है, मैं मामले पर ध्यान नहीं दूंगा।